मैं एक टॉप टियर प्लेयर था, ऐसा इंसान जिसकी अनगिनत पहचानें थीं। लेकिन जब मेरी 6 अमीर बहनों ने मुझे ढूंढ लिया तो उन्होंने मुझे एक गरीब और असहाय लड़के की तरह देखा जिसे सुरक्षा की जरूरत थी। उन्हें लगा कि इतने साल अकेले रहने के बाद मैं हर तरह की सुविधाओं से वंचित रहा होऊंगा। इसलिए मेरी सबसे बड़ी बहन विक्टोरिया ने एक कार्ड निकालकर मेरी ओर बढ़ाया। ये एक सप्लीमेंट्री कार्ड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जो चाहो खरीदो, वो सारी चीजें ले लो जो तुम्हें कभी नहीं मिली। सबकी निगाहें मुझ पर थीं, मानो वे मेरे चेहरे पर हैरानी देखना चाहते हों। लेकिन मेरी नजर उस ब्लैक कार्ड पर केवल एक पल के लिए ठहरी। थैंक्स विक्टोरिया। जैसे ही विक्टोरिया वॉकर को लगा कि मैं कार्ड लेने वाला हूँ, मैंने मुड़कर अपना पुराना लेकिन बिल्कुल साफ बैकपैक उठा लिया। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास अपना कार्ड है। वॉकर परिवार एकदम जड़ हो गया और विक्टोरिया की मुस्कान जम सी गई। उसने स्वाभाविक रूप से मेरे हाथ में पकड़े कार्ड की ओर देखा। उस पर किसी बैंक का नाम नहीं था, केवल एक बेहद साधारण और रहस्यमय डिजाइन था जो मानो रोशनी से उकेरा गया हो। विक्टोरिया ने इस कार्ड के बारे में केवल एक बार दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपतियों की एक गुप्त बैठक में सुना था। कहा जाता था कि इसका धारक इतने संसाधन नियंत्रित कर सकता है कि थोड़े समय में किसी छोटे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दे। उस समय उसने इसे केवल एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब वही लेजेंडरी कार्ड उसके छोटे भाई के पुराने बैकपैक से ऐसे निकाला जा रहा था जैसे कोई साधारण चीज हो। विक्टोरिया को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया हिल गई हो। उसके हाथ में मौजूद परिवार का अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड अचानक बेहद मामूली लगने लगा। तभी दूसरी बहन टिफनी वॉकर पास आई और मेरे कार्ड को देखकर हंस पड़ी। ईथन, ये कैसा कार्ड है? पूरा काला और सस्ता दिख रहा है। इस पर बैंक का नाम तक नहीं है। कहीं कोई अजीब डेबिट कार्ड तो नहीं? इसकी लिमिट भी ठीक ठाक है या नहीं? मेरी बात मानो और विक्टोरिया वाला कार्ड ले लो, उससे दुनिया में कुछ भी खरीदा जा सकता है। विक्टोरिया लगभग टिफनी का मुंह बंद करने के लिए आगे बढ़ गई। अजीब डेबिट कार्ड, ठीक ठाक लिमिट? उसने मन ही मन सोचा कि टिफनी के दिमाग में मोटरसाइकिल्स और वीडियो गेम्स के अलावा कुछ है भी या नहीं। गहरी सांस लेकर उसने सावधानी से पूछा, ईथन, क्या यह कार्ड ऑब्सिडियन बैंक का है? मैंने उसे थोड़ा आश्चर्य से देखा और सिर हिला दिया। हाँ, इसकी लिमिट ठीक है, काम चल जाता है। विक्टोरिया के होंठ फड़क उठे। जिस टाइकून ने उसे इस कार्ड के बारे में बताया था, उसने कहा था कि इसकी अथॉरिटी और रिसोर्सेज को ठीक ठाक कहना लगभग मजाक होगा। उसने चुपचाप अपना ब्लैक कार्ड वापस रख लिया। ईथन के कार्ड के सामने उसका कार्ड सच में बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन टिफनी अब भी कुछ नहीं समझी थी। ऑब्सिडियन बैंक? वह कौन सा बैंक है? मैंने कभी नाम नहीं सुना। क्या वह हमारे फैमिली बैंक से भी बेहतर है? तीसरी बहन निकोल ने भी विक्टोरिया की प्रतिक्रिया देखी और मेरे कार्ड को ध्यान से देखा। उसे फाइनेंस की जानकारी नहीं थी, लेकिन कार्ड का आधुनिक और रहस्यमय डिजाइन देखकर उसे महसूस हुआ कि यह बिल्कुल साधारण नहीं है। मिस्टर और मिसेस वॉकर को भी ऑब्सिडियन बैंक के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अपनी बड़ी बेटी के चेहरे का भाव देखकर वे समझ गए कि इस कार्ड की कहानी असाधारण है। मिसेस वॉकर ने धीरे से पूछा, ईथन बेटा, तुम्हें यह कार्ड कहाँ से मिला? मैंने कार्ड वापस वॉलेट में रखा और वॉलेट को अपने बैकपैक में फेंक दिया। फिर बिल्कुल सामान्य स्वर में कहा, किसी ने दिया था? किसने? मैंने उनकी ओर देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। केवल इतना कहा, मैं थोड़ा थक गया हूँ, ऊपर जाकर आराम करूंगा। इतना कहकर मैंने हल्का सा सिर झुकाया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। मेरा शरीर अब भी दुबला था, लेकिन मेरे जाने के बाद भी कमरे में मौजूद पांचों लोग लंबे समय तक कुछ नहीं बोल पाए। टिफनी पूरी तरह उलझ चुकी थी। सच में विक्टोरिया, अभी हुआ क्या? हमारे छोटे भाई ने तुम्हारा ब्लैक कार्ड ठुकरा दिया। विक्टोरिया तब तक सीढ़ियों को देखती रही जब तक ईथन नजर से ओझल नहीं हो गया। फिर उसने धीरे से सांस छोड़ी और अपने कनपटियों को दबाया। उसकी आवाज पहले से कहीं अधिक गंभीर थी। उसने सिर्फ कार्ड ठुकराया नहीं है। वह कुछ पल रुकी और अपने परिवार की ओर देखा। मुझे लगता है हमने उसे बहुत कम आंका है। विक्टोरिया ने अपना अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड उठाकर धीरे से कहा, ईथन ने जो कार्ड दिखाया था उसके सामने यह तो लगभग एक खिलौना क्रेडिट कार्ड जैसा है। क्या आप सच कह रही हैं? टिफनी अपनी सीट से उछल पड़ी। वह साधारण सा काला कार्ड इतना ताकतवर है? विक्टोरिया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे का भाव ही सब कुछ बता रहा था। लिविंग रूम एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। टिफनी वापस सोफे पर बैठ गई और बड़बड़ाई, हे भगवान, आखिर मेरा भाई है कौन? अगली सुबह टिफनी दौड़ती हुई डाइनिंग रूम में घुसी। डैड, मॉम, विक्टोरिया, निकोल, अंदाजा लगाओ मैं रात भर क्या कर रही थी? उस ऑब्सिडियन बैंक के बारे में रिसर्च। पूरा परिवार तुरंत उसकी ओर देखने लगा। मिस्टर वॉकर ने अखबार नीचे रखा। क्या पता चला? टिफनी ने कुर्सी पर गिरते हुए एक गिलास दूध एक ही सांस में खत्म कर दिया। कुछ भी नहीं। इंटरनेट पर उसका एक भी रिकॉर्ड नहीं है। मैंने फाइनेंस इंडस्ट्री वाले दोस्तों से भी पूछा, किसी ने उसका नाम तक नहीं सुना। विक्टोरिया, सच में कमाल है कि तुमने उसे पहचान लिया। विक्टोरिया चुपचाप नाश्ता करती रही। वह भी पूरी रात ठीक से नहीं सोई थी। उसके दिमाग में बार बार वही रहस्यमयी
रहस्यमयी कार्ड और ईथन का शांत चेहरा घूम रहा था। मिसेस वॉकर चिंता से बोलीं, पता नहीं ईथन ने हमसे दूर रहते हुए क्या क्या झेला होगा। मिस्टर वॉकर ने दृढ़ आवाज में कहा, जो भी हुआ हो वह हमारा बेटा है। आज के बाद कोई भी उससे उस बैंक कार्ड के बारे में सवाल नहीं करेगा। हम उस पर दबाव नहीं डालेंगे। टिफनी कुछ पल के लिए शांत हुई, लेकिन फिर उसका उत्साह लौट आया। कोई बात नहीं, अगर उसे ब्लैक कार्ड से फर्क नहीं पड़ता तो किसी और चीज से पड़ेगा। आज मैं उसे अपनी नई मोटरसाइकिल पर घुमाने ले जाऊंगी। हाँ हाँ, सारे लड़कों को बाइक्स पसंद होती हैं। निकोल ने मुस्कुराते हुए ताना मारा। टिफनी, क्या तुम्हें यकीन है कि वह तुम्हारी बाइक से प्रभावित होगा? उसके कार्ड से शायद पूरी मोटरसाइकिल फ्लीट खरीदी जा सकती है। टिफनी तुरंत चुप हो गई और उसे घूरने लगी। उसी समय मैं सीढ़ियों से नीचे आया। मिसेस वॉकर ने मुस्कुराकर कहा, ईथन उठ गए, आओ नाश्ता कर लो। टिफनी तुरंत मेरी तरफ भागी। हे ईथन, आज मेरे साथ बाहर चलोगे? मेरी नई मोटरसाइकिल आई है, मैं तुम्हें राइड पर ले जाऊंगी। मैं बैठा और टोस्ट का एक टुकड़ा उठाया। थैंक्स टिफनी, लेकिन नहीं, मुझे अपने कमरे से कुछ सामान लेना है। सामान? क्या? मैं मदद कर सकती हूँ, मैंने शांत स्वर में कहा। बस कुछ पुरानी चीजें हैं, मैं खुद ले आऊंगा। टिफनी मेरे पीछे पीछे ऊपर आ गई। वह कह रही थी कि रास्ता दिखा रही है, लेकिन असल में वह देखना चाहती थी कि उनके द्वारा तैयार किया गया शानदार कमरा मुझे पसंद आया या नहीं। कमरे का दरवाजा खुलते ही उसने गर्व से कहा, तो ईथन कैसा लगा? कमाल का कमरा है ना? हमने इसे सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड्स पर तैयार करवाया है। मेरी नजर कमरे में रखी लग्जरी चीजों पर घूमी, फिर मैं सीधे कोने में रखे एक पुराने सूटकेस के पास चला गया। टिफनी थोड़ी निराश हुई, लेकिन उत्सुकता से देखती रही। मैंने सूटकेस खोला और सबसे नीचे से एक धूल भरा साधारण मेटल केस निकाला। उसका आकार लगभग लैपटॉप जितना था, बस थोड़ा मोटा। टिफनी ने उत्सुकता से पूछा, ईथन ये क्या है, कोई खास कलेक्शन? मैंने जवाब नहीं दिया, बस केस के किनारे एक जगह उंगली रखी। अचानक उसकी सतह पर नीली रोशनी की एक पतली रेखा उभरी, जिसने मेरी फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन की। अगले ही पल केस बिना आवाज के खुल गया। टिफनी झुककर अंदर देखने लगी और उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। केस का अंदरूनी हिस्सा गहरे काले एंटी शॉक वेलवेट से बना था और उसमें कई वस्तुएं अपने अपने हिस्सों में रखी थीं। एक रिस्ट वॉच थी जिसका डायल अविश्वसनीय रूप से जटिल था। सैफायर क्रिस्टल के नीचे हल्की चमक लहरों की तरह घूम रही थी। टिफनी ने ऐसी घड़ी केवल एक टॉप टियर वॉच मैगजीन में देखी थी, जहां उसे किसी रहस्यमयी मास्टर वॉचमेकर की लेजेंडरी क्रिएशन बताया गया था। वहां एक फाउंटेन पेन भी थी, देखने में साधारण काली पेन, लेकिन उसकी कैप पर गहरा काला डायमंड जड़ा हुआ था। किसी कारण से वह पेन इतनी एडवांस्ड लग रही थी कि टिफनी की लैबोरेटरी के सबसे आधुनिक उपकरण भी उसके सामने पुराने लगते। यह कोई साधारण पुरानी चीजों का डिब्बा नहीं था, ये तो चलता फिरता हाईटेक ट्रेजरी था। टिफनी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कांपती उंगली से घड़ी की ओर इशारा किया। ईथन, ये वॉच। मैंने घड़ी उठाई, एक नजर डाली और बिल्कुल सामान्य स्वर में कहा, ओह, यह एक बूढ़े आदमी ने दी थी। कहा था पहनकर मजे करना, सिर्फ मजे के लिए। टिफनी को लगा जैसे उसका दिल अब और नहीं झेल पाएगा। उसने कांपती हुई उंगली से उस पेन की ओर इशारा किया। और ये क्या है? मैंने पेन उठाया और उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाया। इससे लिखा जाता है। कभी कभी ये एक टेम्पररी डिक्रिप्शन डिवाइस की तरह भी काम करता है। टिफनी का दिमाग पूरी तरह बंद हो गया। उसने मेरे केस में रखी पुरानी चीजों को देखा, जिनमें से कोई भी अकेले किसी बड़े ऑक्शन की हेडलाइन बन सकती थी। फिर उसने कमरे में रखी उन लग्जरी चीजों को देखा जिन पर उन्हें इतना गर्व था। अचानक वे सारे कपड़े और एक्सेसरीज बेहद सस्ते और भद्दे लगने लगे। ये कमरा उसकी पुरानी चीजों के लायक भी नहीं था। मैंने केस से एक छोटा नीला क्रिस्टल स्टोरेज कार्ड निकाला, केस को बंद करके लॉक किया और उसे वापस सूटकेस में रख दिया। जब मैं मुड़ा तो देखा टिफनी अभी भी वहीं जमी खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। टिफनी, क्या हुआ? वह जैसे अचानक होश में आई। कुछ नहीं ईथन, तुम्हारा वो केस सच में बहुत यूनिक है। वह रोना चाहती थी, लेकिन आंसू ही नहीं थे। अब उसे समझ आ गया था कि कल विक्टोरिया ने अपना ब्लैक कार्ड वापस लेते समय कैसा महसूस किया होगा। उन्हें लगा था कि उनका छोटा भाई यहाँ लग्जरी लाइफ का आनंद लेने आया है, लेकिन असल में वह उन्हें ऐसे तरीके से पीछे छोड़ रहा था जिसे वे समझ भी नहीं सकते थे। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया और स्टोरेज कार्ड लेकर बाहर निकल गया। टिफनी पूरी तरह स्तब्ध हालत में मेरे पीछे चल दी। डाइनिंग रूम में बाकी परिवार उसके चेहरे का हाल देखकर हैरान रह गया। टिफनी को क्या हुआ? टिफनी एक कुर्सी पर ढह गई। उसकी आंखें खाली थीं। डैड, मॉम, मुझे लगता है कि ईथन के लिए हमने जो तैयार किया है वो थोड़ा साधारण है। उसके एक पुराने डिब्बे की चीजें ही शायद हमारे पूरे परिवार द्वारा उसे दिए गए हर उपहार से ज्यादा कीमती हैं। विक्टोरिया का चम्मच हवा में ही रुक गया। निकोल की चॉपस्टिक्स भी बीच में थम गईं। मिस्टर और मिसेस वॉकर एक दूसरे को उलझन से देखने लगे। टिफनी ने सिर पकड़ लिया। मुझे लगता है मैं अपनी नई बाइक खुद ही रख लूंगी। उसके भाई के छोटे मेटल केस के खुलने से उसकी दुनिया फिर से टूटकर
नए रूप में बन गई थी। अपने खोए हुए भाई पर एहसान करने की यह पूरी कोशिश अब ऐसी लग रही थी जैसे असल में वही लोग उसके सामने पूरी तरह फीके पड़ रहे हों। ब्रेकफास्ट टिफनी की लगातार सदमे वाली हालत के साथ खत्म हुआ। मिसेस वॉकर ने मेरी ओर देखा जबकि मैं चुपचाप दूध पी रहा था। ईथन, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में मैं और तुम्हारे पिता बात कर चुके हैं। सेंट जूड्स प्रेप शहर का सबसे अच्छा प्राइवेट स्कूल है। हम सोच रहे थे कि तुम जूनियर के रूप में वहां दाखिला ले लो। तुम्हारा क्या विचार है? जैसे ही उन्होंने यह कहा, पूरे परिवार की निगाहें मुझ पर टिक गईं। टिफनी भी कुछ देर के लिए अपने शौक से बाहर आ गई। चिंता मत करो ईथन, सेंट जूड्स के हमारे परिवार से अच्छे संबंध हैं। मैं वहीं से ग्रेजुएट हुई हूँ। अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो मैं उसे संभाल लूंगी, और पढ़ाई में कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। विक्टोरिया ने जोड़ा। सबको लगा कि यह बिल्कुल स्वाभाविक व्यवस्था है और मैं या तो घबराऊंगा या विरोध करूंगा। मैंने अपना दूध का गिलास नीचे रखा, मिसेस वॉकर की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, व्यवस्था के लिए धन्यवाद, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मिसेस वॉकर चौंक गईं। ईथन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ाई में पीछे रह जाओगे? कोई बात नहीं, हम सबसे अच्छे ट्यूटर्स रख सकते हैं। मैंने सिर हिलाया और अपने लगभग अंतहीन लगने वाले कैनवस बैग से एक पतला फोल्डर जैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकाला। स्क्रीन पर कुछ बार टैप करने के बाद मैंने उसे परिवार की ओर घुमा दिया। मैं अपनी बुनियादी शिक्षा पहले ही पूरी कर चुका हूँ। ये कुछ सर्टिफिकेशंस हैं। वॉकर परिवार सहज रूप से स्क्रीन के पास झुक गया। स्क्रीन पर कई डिजिटल सर्टिफिकेट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स दिखाई दे रहे थे, सभी इंग्लिश में। निकोल की नज़र सबसे तेज थी। उसने ध्यान से देखा और हाँफ उठी। MIT ओपन कोर्सवेयर एडवांस्ड सर्टिफिकेशन, स्टैनफोर्ड ऑनलाइन यंग स्कॉलर्स प्रोग्राम, और क्या ये इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के इंडिपेंडेंट कॉम्पिटिटर कैटेगरी का गोल्ड मेडल है? वह हर टाइटल जोर से पढ़ती गई और कमरे में उतनी ही गहरी खामोशी छाती गई। विक्टोरिया इन उपलब्धियों की असली अहमियत समझती थी। ये ऐसे कारनामे थे जिन्हें कोई साधारण हाई स्कूल छात्र हासिल नहीं कर सकता था, खासकर इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का इंडिपेंडेंट कॉम्पिटिटर गोल्ड मेडल। ये सम्मान बेहद प्रतिष्ठित माना जाता था। ऐसे विजेताओं को आमतौर पर बड़े रिसर्च लैब्स सीधे अपने पास बुला लेते थे। टिफनी को इसकी पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने MIT और स्टैनफोर्ड का नाम जरूर सुन रखा था। उसकी आंखें फैल गईं। रुको ईथन, तुम तो किसी दूर दराज इलाके में रहते थे। ये सब आखिर तुम्हें मिला कहाँ से? मिस्टर और मिसेस वॉकर पूरी तरह स्तब्ध थे। वे स्क्रीन पर चमकती उपलब्धियों और अपने शांत बेटे के बीच बार बार नजरें घुमा रहे थे, मानो उनका दिमाग इस सच को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा हो। मैंने डिवाइस वापस रख लिया और सपाट आवाज में कहा, उस समय मेरे पास थोड़ा खाली समय था, इसलिए मैंने खुद ही कुछ चीजें सीख लीं। रास्ते में ये सर्टिफिकेशंस भी मिल गए। पूरा वॉकर परिवार पत्थर की तरह जड़ हो गया। टिफनी को लगा जैसे किसी ने उसके घुटने में गोली मार दी हो। मुझे कॉलेज में दाखिला पाने के लिए लगभग डैड से डांट और सजा झेलनी पड़ी थी, और मेरे भाई ने थोड़े खाली समय में ऐसे रिजल्ट्स हासिल कर लिए जो मुझे पूरी तरह पीछे छोड़ दें। मिसेस वॉकर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द ढूंढने में उन्हें थोड़ा समय लगा। तो ईथन, अब तुम्हारी क्या योजना है? क्या तुम सीधे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो? मैं और तुम्हारे पिता कनेक्शंस की मदद कर सकते हैं। मैंने कुछ क्षण सोचा और कहा, अभी नहीं। अगर स्कूल चाहे तो मैं गेस्ट लेक्चरर बन सकता हूँ, कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता हूँ। गेस्ट लेक्चरर? टिफनी की आंखें फटी रह गईं। उसके दिमाग में तुरंत एक दृश्य उभरा जिसमें उसके आलसी दोस्त ऑडिटोरियम में बैठे हुए मेरे भाई से एस्ट्रोफिजिक्स या एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स पर लेक्चर सुन रहे थे। यह कल्पना ही इतनी डरावनी थी कि वह इसके बारे में ज्यादा सोच भी नहीं पाई। उसे लगा उसके दोस्त वहीं बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। तो ईथन, तुम्हें अब हाई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, सही? नहीं, जो सीखना था वो मैं सीख चुका हूँ। मिस्टर वॉकर ने अपनी कनपटियां दबाईं। उन्होंने दशकों तक बिजनेस वर्ल्ड में काम किया था और हर तरह के लोगों को देखा था, लेकिन अपने बेटे जैसा इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा था। चूंकि ईथन अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है, वह सेंट जूड्स नहीं जाएगा। और भविष्य की बात करें, ईथन, तुम जो चाहो कर सकते हो। पूरा परिवार तुम्हारा समर्थन करेगा। एक बार फिर परिवार की सावधानी से बनाई गई सारी योजनाएं उसकी असाधारण क्षमता के सामने बिखर गईं। जल्द ही वॉकर परिवार के खोए हुए बेटे की वापसी की खबर पूरे उच्च समाज में फैल गई और निमंत्रण पत्र बर्फ के फाहों की तरह आने लगे। आखिरकार मिसेस वॉकर ने लिंच परिवार द्वारा आयोजित एक चैरिटी गाला चुना और फैसला किया कि यही उनके सोशल सर्कल में मेरा आधिकारिक परिचय होगा। कार से उतरने से पहले मेरे माता पिता मुझे समझाने लगे, ईथन, घबराना मत, बस अपनी माँ के साथ रहना। मैंने हल्का सा सिर हिला दिया। बैंक्वेट हॉल के अंदर जैसे ही हम दाखिल हुए, ग्लासों की खनक के बीच हमारी एंट्री ने पूरे हॉल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कई लोग बातचीत करने आए। उनकी निगाहों में जिज्ञासा भी थी
और जांच पड़ताल भी। मैं बस अपने माता पिता के पास शांत खड़ा रहा और सभी अभिवादनों का संक्षिप्त, विनम्र लेकिन दूरी बनाए रखने वाला जवाब देता रहा। उसी समय ब्रैंडन लिंच के आसपास खड़े कुछ युवा मेरी ओर देखने लगे। ब्रैंडन ने तिरस्कार से होंठ मोड़ ली। उसे लंबे समय से टिफनी वॉकर पर क्रश था और मुझे देखते ही उसके मन में नापसंदगी पैदा हो गई। यही है वो लड़का जिसे गांव से वापस लाया गया है। शायद इसे फ्रेंच मेन्यू पढ़ना भी नहीं आता होगा। उसने वाइन का गिलास उठाया और हमारी ओर बढ़ गया। मिसेस वॉकर, ये ईथन है ना? काफी हैंडसम लगता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में सुपीरियॉरिटी साफ झलक रही थी। ईथन, क्या ये तुम्हारी पहली ऐसी पार्टी है? अगर किसी चीज की समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। मिसेस वॉकर कुछ कहने ही वाली थीं, लेकिन मैंने पहले ही ब्रैंडन की ओर देखा। जरूरत नहीं। ब्रैंडन मेरे शांत और भावहीन चेहरे को देखकर चौंक गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी तकिए पर मुक्का मार रहा हो। मुझे उकसाने की कोशिश में उसने जानबूझकर पास खड़े वेटर से फ्रेंच एक्सेंट में बात करनी शुरू कर दी। एक गिलास शैंपेन कृपया। इसके बाद ब्रैंडन मेरी ओर मुड़ा। ईथन, तुम क्या लोगे? चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इंग्लिश में ऑर्डर कर दूं? आसपास का माहौल अचानक शांत हो गया। कई लोगों को समझ आ गया था कि ब्रैंडन जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है। तभी प्रवेश द्वार की ओर हलचल हुई। महंगे सूट्स पहने कई विदेशी मेहमान अंदर आए। उनका व्यक्तित्व स्थानीय बिजनेस टाइकून से बिल्कुल अलग था। मिस्टर लिंच तुरंत उनका स्वागत करने दौड़ पड़े। उनमें से एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग सज्जन कमरे में ऐसे नजर दौड़ा रहे थे जैसे किसी को खोज रहे हों। अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी और उनकी आंखें चमक उठीं। वे सीधे मेरी ओर बढ़ गए, मिस्टर लिंच और ब्रैंडन को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। जैसे ही वे मेरे पास पहुंचे, उनके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी से भरी मुस्कान फैल गई। ईथन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे यहाँ मुलाकात होगी। पूरा हॉल खामोश हो गया। यह व्यक्ति एक प्राचीन यूरोपियन फाइनेंशियल कंग्लोमरेट का प्रतिनिधि था, इतना प्रभावशाली कि स्वयं मिस्टर लिंच भी उनके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आते थे। और अभी अभी उन्होंने वॉकर परिवार के नए लौटे बेटे को इतनी आत्मीयता से संबोधित किया था। मिसेस वॉकर भी स्तब्ध रह गईं। ब्रैंडन के चेहरे की मुस्कान जम गई और उसका वाइन ग्लास लगभग हाथ से छूट गया। मिस्टर विंसेंट, काफी समय हो गया, मैंने जवाब दिया। मेरी फ्रेंच बिल्कुल शुद्ध और सुरुचिपूर्ण थी, जिसमें असली परीजन एक्सेंट था, जो ब्रैंडन की दिखावटी प्रोनाउंसिएशन से कहीं बेहतर था। मिस्टर विंसेंट जोर से हंस पड़े और अपनी मातृभाषा में तेजी से हाल के इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रेंड्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के विकास पर बात करने लगे। स्पष्ट था कि वे मेरी राय को बहुत महत्व देते थे। मैंने भी उतनी ही सहजता से जवाब दिया और बीच बीच में रखे गए मेरे विचारों पर वे सहमति में सिर हिलाते रहे। हम दोनों ऐसे बातचीत कर रहे थे जैसे आसपास कोई और मौजूद ही न हो। भीड़ पूरी तरह अवाक रह गई। यही वह लड़का था जिसे कुछ देर पहले गांव का अनपढ़ समझा जा रहा था। उसकी लैंग्वेज स्किल्स और नॉलेज तो कमरे में मौजूद अधिकांश लोगों से कहीं आगे थी। ब्रैंडन का चेहरा पहले लाल हुआ, फिर पीला पड़ गया। वह वहां एक बेकार सजावटी वस्तु की तरह खड़ा था, शर्म से डूबता हुआ। कुछ ही मिनट पहले वह मेरा मजाक उड़ा रहा था कि मैं फ्रेंच मेन्यू नहीं पढ़ सकता, और अब मैं एक यूरोपियन टाइकून के साथ आराम से बातचीत कर रहा था। तभी टिफनी न जाने कहां से प्रकट हुई और मिसेस वॉकर के पास आकर उत्साह से बोली, मॉम, मेरे भाई को देखिए, क्या ये कमाल नहीं है? मिसेस वॉकर अपने चमकते हुए बेटे को देख रही थीं। उनके भीतर गर्व भी था और हैरानी भी। मिस्टर विंसेंट और मैंने कुछ मिनट और बातचीत की। फिर उनके असिस्टेंट ने मजबूरी में उन्हें उनके स्केड्यूल की याद दिलाई। जाने से पहले उन्होंने मुझे अपना पर्सनल बिजनेस कार्ड दिया। मैंने उसे शांत भाव से स्वीकार कर लिया। मिस्टर विंसेंट के जाने के बाद भीड़ की निगाहें और भी तीखी हो गईं। ब्रैंडन का चेहरा राख जैसा पड़ चुका था। वह ऐसा लग रहा था मानो जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। मेरी नजर उसकी ओर गई। मेरा चेहरा अब भी शांत था। मैंने इंग्लिश में कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं अपने लिए खुद ऑर्डर कर सकता हूँ। ब्रैंडन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। अपमान की जलन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। टिफनी खुद को रोक नहीं पाई और जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर भीड़ में दबे हुए कई ठहाके भी निकल गए। आखिरकार ब्रैंडन और अधिक अपमान सह नहीं पाया और जल्दी से वहां से चला गया। मैंने बस एक गिलास जूस उठाया और ऐसे घूंट लिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। टिफनी मेरे पास आई और थम्स अप दिखाते हुए बोली, ईथन, वो शानदार था, अब से मैं तुम्हारी टीम में हूँ। मैंने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। इस गाला में अपनी असाधारण क्षमता से मैंने उन सभी लोगों को मजाक बना दिया था जो मुझे शर्मिंदा होते देखने का इंतजार कर रहे थे। वॉकर परिवार के युवा बेटे ने हाई सोसाइटी में अपना पहला कदम रखा था और वह डेब्यू किसी लेजेंड से कम नहीं था। मिसेस वॉकर अभी मुझसे बात भी नहीं कर पाई थीं कि उनकी तीनों बेटियां एक सुरक्षा दीवार की तरह मेरे चारों ओर आ खड़ी हुईं। विक्टोरिया का चेहरा ठंडा था और उसकी तेज नजर पूरे हॉल पर घूम रही थी। अभी जो हुआ, मैं उम्मीद करती हूँ कि वह पहली और आखिरी बार हो।
ईथन मेरा भाई है, वॉकर परिवार का असली उत्तराधिकारी पुत्र। जो भी उसे दुखी करेगा वह पूरे वॉकर परिवार को दुखी करेगा। उसके शब्दों के साथ ही पूरे हॉल में चल रही फुसफुसाहटें तुरंत बंद हो गईं। अब किसी में भी ईथन वॉकर को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं बची थी। विक्टोरिया बिजनेस वर्ल्ड में एक बेहद प्रभावशाली शख्सियत के रूप में जानी जाती थी और कोई भी उसकी बातों को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता था। दूसरी बहन टिफनी का तरीका कहीं कम सूक्ष्म था। उसने काल्पनिक रूप से अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और बोली, सबने सुन लिया ना, मेरा भाई ईथन। अगर किसी ने फिर कभी उसके साथ ऐसी पैसिव अग्रेसिव हरकत करने की कोशिश की तो पहले उसे मेरे मुक्कों का जवाब देना होगा। ये कहते हुए उसने मुट्ठी बांधी और ब्रैंडन के साथ खड़े रहे युवाओं की ओर घूर कर देखा। उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए और वे नजरें झुकाने लगे। तीसरी बहन निकोल ने अपने चश्मे को ऊपर सरकाया और शांत स्वर में कहा, डेटा एनालिसिस के अनुसार बदनामी और सामाजिक बहिष्कार का मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। वॉकर कॉरपोरेशन का लीगल डिपार्टमेंट हाल ही में काफी खाली है। उन्हें कुछ डेफेमेशन लॉसूट्स की प्रैक्टिस करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तीनों बहनें अलग अलग स्वभाव की थीं, लेकिन अपने भाई की रक्षा करने के मामले में समान रूप से दृढ़ थीं। वे 3 संरक्षक देवियों की तरह मेरे सामने खड़ी थीं, मेरी स्थिति को स्पष्ट और शक्तिशाली तरीके से घोषित करते हुए। जो लोग अभी तक फुसफुसा रहे थे कि मैं सिर्फ कोई भाग्यशाली गरीब लड़का हूं जिसे परिवार ने वापस ढूंढ लिया है, उन्होंने तुरंत वह विचार छोड़ दिया। मिसेस वॉकर यह दृश्य देखकर भावुक भी थीं और मुस्कुरा भी रही थीं। उन्होंने मिस्टर वॉकर की बांह हल्के से खींची। उनकी आंखों में राहत की चमक दिखाई दी, लेकिन उससे भी अधिक गर्व था। अच्छा है कि लड़कियां अपने भाई की रक्षा करना जानती हैं, भले ही वे थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्टिव हों। सचमुच उनका रवैया ऐसा लग रहा था मानो वे पूरी दुनिया के खिलाफ युद्ध छेड़ने को तैयार हों। मिस्टर लिंच जल्दी से माहौल संभालने के लिए आगे आए। विक्टोरिया, टिफनी, निकोल, कृपया शांत हो जाइए। वे बस बच्चे हैं जिन्हें समझ नहीं है। मैंने ब्रैंडन को पहले ही घर भेज दिया है ताकि वह अपने व्यवहार पर विचार करे। ईथन बेटे, तुम्हारे साथ गलत हुआ, उसकी ओर से मैं माफी चाहता हूँ। विक्टोरिया का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन उसकी आवाज अब भी ठंडी थी। मिस्टर लिंच, आप बहुत गंभीर हो रहे हैं। हम बस नहीं चाहते कि ऐसा दोबारा हो। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मिस्टर लिंच ने तुरंत कहा। तभी टिफनी मेरे पास झुककर बोली, डरना मत ईथन, तुम्हारी बहन यहाँ है। क्या खाना है? मैं ला कर देती हूँ। वहाँ कुछ मिनी केक्स हैं, मैंने चेक कर लिया है, उनमें जहर नहीं है। मैंने असहाय होकर कहा, धन्यवाद टिफनी, लेकिन मुझे भूख नहीं है। उसी समय निकोल ने चुपचाप मुझे गर्म पानी का गिलास थमाया। तुम काफी देर से बात कर रहे हो, हाइड्रेट रहो, मैंने गिलास लेते हुए कहा। थैंक्स निकोल। मेरी तीनों बहनें इतनी सावधानी से मेरी देखभाल कर रही थीं कि जब भी मैं फल लेने की कोशिश करता, टिफनी बिजली की तरह दौड़ पड़ती। बैठे रहो ईथन, मैं ले आती हूँ। कौन सा चाहिए, ये वाला या ये वाला? रहने दो, मैं सब ले आती हूँ। अगर मैं अपनी माँ से बात करना चाहता तो विक्टोरिया तुरंत रास्ता साफ कर देती और उसकी निगाहें चारों ओर घूमती रहतीं, मानो किसी भी क्षण कोई असैसिन हमला कर सकता हो। ये सब देखकर मुझे थोड़ा असहाय महसूस होता था, लेकिन जब मैं अपनी बहनों को इतनी अनाड़ी लेकिन सच्ची कोशिशों के साथ मेरी देखभाल करते देखता तो मेरे भीतर की कोई कठोर चीज धीरे धीरे नरम पड़ जाती। बाकी गाला में शायद मैं पूरे हॉल का सबसे खाली व्यक्ति था। जो भी मुझसे बात करने आता वह वॉकर बहनों की निगाहों या शब्दों से पीछे हट जाता। मुझे बस चुपचाप बैठकर उनके लाए हुए खाने पीने की चीजें स्वीकार करनी थीं और साथ ही लोगों की ईर्ष्यालु तथा चकित निगाहें झेलनी थीं। ये सिलसिला तब तक चला जब तक गाला खत्म नहीं हुआ और हम घर लौटने के लिए कार में नहीं बैठ गए। टिफनी पूरे रास्ते उत्साह से भरी रही। वो कितना मजेदार था, सबके चेहरे देखे थे। अब देखते हैं कौन मेरे भाई को नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। विक्टोरिया ने कनपटियां दबाईं। उसे अपनी बहन की आवाज कुछ ज्यादा लग रही थी, लेकिन उसने रोका नहीं। निकोल ने गंभीरता से मेरी ओर देखा। ईथन, अगर कभी कोई व्यक्ति या कोई बात तुम्हें असहज करे तो तुरंत हमें बताना। मैंने कार की खिड़की से बाहर गुजरती नियॉन लाइट्स को देखा और हल्के से हूं कहा। गाड़ी चला रहे मिस्टर वॉकर ने रियर व्यू मिरर में अपने बेटे को देखा, जो उनकी तीनों बेटियों से घिरा हुआ था, और अनायास मुस्कुरा दिए। शायद यह तरीका थोड़ा ज्यादा था, लेकिन बुरा नहीं था। कम से कम अब कोई उनके बेटे को परेशान नहीं कर पाएगा। और मैं, जिसे इतनी सुरक्षा दी जा रही थी, मन ही मन सोच रहा था कि अगली बार अगर ऐसा कोई गाला हुआ तो मुझे जाने से बचने का कोई बहाना ढूंढना चाहिए। ये सब थोड़ा ज्यादा शोरगुल वाला था। अगली सुबह वॉकर परिवार के बटलर एल्फ्रेड मेरे कमरे के बाहर अपनी पेशेवर मुस्कान के साथ खड़े थे। उनके पीछे एक मेड शानदार नाश्ते की ट्रे लिए हुए थी। उन्होंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। यंग मास्टर, क्या आप जाग गए हैं? आपका नाश्ता ऊपर लाया गया है। अंदर से हल्की आवाज आई
और दरवाजा खुल गया, लेकिन दरवाजा मैंने नहीं खोला। सामने लगभग 20 वर्ष की एक युवा महिला खड़ी थी, जिसके चेहरे पर नाजुक लेकिन आत्मविश्वासी भाव थे। एल्फ्रेड कुछ क्षण के लिए चौंक गए। और आप कौन हैं? उस महिला ने हल्का सा सिर झुकाया और संक्षेप में उत्तर दिया, क्लोए, यंग मास्टर की असिस्टेंट। एल्फ्रेड ने कभी नहीं सुना था कि यंग मास्टर की कोई असिस्टेंट भी है। उन्होंने अनायास कमरे के भीतर झांका। वहां मैं पहले से पूरी तरह तैयार होकर खिड़की के पास एक छोटी मेज पर बैठा था। मेरे सामने एक पतला लैपटॉप खुला था, जिसकी स्क्रीन पर डेटा स्ट्रीम्स तेजी से चल रही थीं। पास ही किसी प्रकार के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से भरा आधा खाली गिलास रखा था। पिछली रात स्टाफ ने जो शानदार सजावट बड़े ध्यान से की थी, वह अब कमरे के कम दिखाई देने वाले हिस्सों में खिसका दी गई थी। पूरा कमरा असाधारण रूप से साफ सुथरा और व्यवस्थित था, यहाँ तक कि उसमें किसी लैबोरेटरी जैसी ठंडी और सटीक भावना आ रही थी। क्लोई एक तरफ हट गई। ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं है, यंग मास्टर पहले ही खा चुके हैं। एल्फ्रेड ने उस संदिग्ध न्यूट्रिशनल ड्रिंक की ओर देखा, फिर मेड की ट्रे में रखे सुगंधित ओटमील और नाजुक पेस्ट्रीज को। वह झिझका, लेकिन यह मैडम के विशेष निर्देश पर तैयार किया गया है। यह बहुत न्यूट्रिशियस है। क्लोई ने बिना भाव बदले उसकी बात काट दी। यंग मास्टर के डाइट प्लान की जिम्मेदारी मेरी है। उनका भोजन बिल्कुल संतुलित न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार तैयार किया जाता है। इन चीजों में शुगर और कैलोरीज आवश्यकता से अधिक हैं और ये हेल्थ स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतरती। ट्रे पकड़े मेड हल्का सा सिहर गई। एल्फ्रेड मन ही मन सोच रहा था कि वॉकर परिवार की सेवा के इतने वर्षों में पहली बार किसी ने उनके शेफ के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाया है। तभी मैंने अपना काम पूरा किया, लैपटॉप बंद किया और उनकी ओर बढ़ा। एल्फ्रेड ने तुरंत मुस्कान ओढ़ ली। यंग मास्टर, इस ब्रेकफास्ट के बारे में मैंने संक्षेप में कहा। क्लोई की बात सुनिए। एल्फ्रेड की मुस्कान वहीं जम गई। क्लोई ने तुरंत आगे की व्यवस्था संभाल ली। इसके अलावा यंग मास्टर के कपड़ों और कमरे की सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। कृपया बाकी स्टाफ को सूचित कर दें कि बिना अनुमति उनके कमरे में प्रवेश न करें। और कुछ? एल्फ्रेड ने लगभग स्वाभाविक प्रतिक्रिया में कहा, न नहीं। फिर वह हैरान मेड को लेकर बाहर निकल गया। हॉलवे में मेड धीरे से फुसफुसाई, एल्फ्रेड, वो असिस्टेंट क्लोई कितनी? एल्फ्रेड ने तुरंत रोक दिया। परिवार के मामलों पर चर्चा करना हमारा काम नहीं है। इसके बाद वह डाइनिंग रूम में पहुंचा और नाश्ते की मेज पर बैठे मिस्टर और मिसेस वॉकर को पूरी बात बताई। यही स्थिति है सर मैडम। लगता है यंग मास्टर को हाउस होल्ड स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। असिस्टेंट? मिसेस वॉकर चौंक गईं। ईथन अपने साथ असिस्टेंट लेकर आया है और नाश्ते में किसी तरह का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पीता है। वह चीज स्वादिष्ट भी होती होगी। टिफनी तुरंत बेचैन हो गई। क्या बाहर उसकी जिंदगी इतनी कठिन थी कि अब वह बेस्वाद चीजें खाने का आदी हो गया है? नहीं, मैं उसे हमारे शेफ का खाना जरूर खिलाऊंगी। वह उठने लगी, लेकिन मिस्टर वॉकर ने रोक दिया। बैठ जाओ। एल्फ्रेड की बात नहीं सुनी? उसकी असिस्टेंट बेहद प्रोफेशनल है। जाकर परेशानी मत खड़ी करो। मैं परेशानी क्यों खड़ी करूंगी? मैं तो बस उसकी चिंता कर रही हूँ। टिफनी ने विरोध किया। निकोल ने हमेशा की तरह शांत विश्लेषण किया। एल्फ्रेड के विवरण के अनुसार क्लोई का व्यवहार अत्यंत कुशल है, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग का संकेत देता है। ईथन की जीवन शैली हमसे अलग हो सकती है। उसे बदलने की कोशिश नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है। मिस्टर वॉकर ने अंतिम निर्णय दिया। हम ईथन की इच्छा के अनुसार चलेंगे। एल्फ्रेड, अब से यंग मास्टर से जुड़े सभी मामलों को उसकी और उसकी असिस्टेंट की पसंद के अनुसार संभाला जाएगा। जी सर, एल्फ्रेड ने झुककर उत्तर दिया। टिफनी वापस कुर्सी पर गिर पड़ी और बड़बड़ाई, मैं तो बस चाहती थी कि वह कुछ अच्छा खा ले। थोड़ी देर बाद विक्टोरिया काम पर जाने के लिए निकली। गार्डन से गुजरते समय उसने देखा कि क्लोई टैबलेट पर तेजी से नोट्स लिख रही थी, जबकि मैं एक कीमती ऑर्किड के सामने खड़ा उसकी पत्तियों को हल्के से छू रहा था। क्लोई रिपोर्ट कर रही थी, सर, सॉइल मॉइस्चर ऑप्टिमल लेवल से 0.7% अधिक है। आज लाइट एक्सपोजर को 15 मिनट बढ़ाना होगा। इसके अलावा तीसरी पत्ती के नीचे मामूली पेस्ट एक्टिविटी मिली है, उसे मार्क कर दिया गया है। मैं 0.05 ml बायो एजेंट 3 लगाने की सलाह देती हूँ। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, संभाल लो। विक्टोरिया कुछ क्षण वहीं खड़ी रह गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भाई की दुनिया और उनकी दुनिया पूरी तरह अलग डिमेंशंस में मौजूद हों। फिर वह चुपचाप मुड़ी और काम पर चली गई। दोपहर के भोजन के समय मैं और क्लोई डाइनिंग रूम में नहीं पहुंचे। कुछ देर बाद एल्फ्रेड रिपोर्ट देने आया। मिस क्लोई ने यंग मास्टर के लिए लंच तैयार करने हेतु किचन का उपयोग किया था। खाना पहले ही ऊपर भेजा जा चुका है। मिसेस वॉकर ने मेज पर सजे भव्य भोजन को देखा और आह भरी। वह बच्चा बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है। टिफनी ने सामने भरे हुए खाने को देखा और अचानक उसकी भूख गायब हो गई। सच कहूं तो मैं जानना चाहती हूं कि क्लोई द्वारा बनाया गया वह प्रिसाइजली न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड मील आखिर स्वाद में कैसा होता है। पहली बार पूरे वॉकर परिवार को स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि यह यंग मास्टर न केवल उनकी सुरक्षा का मोहताज नहीं था, बल्कि उसे उनकी देखभाल की भी किसी क्षेत्र में आवश्यकता नहीं लगती थी। उधर टिफनी सोफे पर लेटी गेम खेल रही थी कि अचानक उसका फोन लगातार कंपन करने लगा। ये उसके दोस्तों का ग्रुप चैट था, जहां मैसेजेस की बाढ़ सी आ गई थी। टिफ, ट्विटर चेक करो,
तुम्हारा भाई ट्रेंडिंग में है। असल वॉकर हेयर तो कमाल का हैंडसम निकला। ये फोटो किस मीडिया आउटलेट ने ली है? एंगल थोड़ा अजीब है, लेकिन लड़का बेहद हॉट है। टिफनी का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। आखिर हो क्या रहा था? उसने तुरंत ट्रेंडिंग लिस्ट खोली और सचमुच वहां एक टॉपिक चमक रहा था, वॉकर स्टंट्स। उस पर क्लिक करते ही चैरिटी गला की कई कैंडिड फोटोज सामने आ गईं। कमेंट सेक्शन पहले से ही फट चुका था। OMG, यही वो लड़का है जिसे गांव से वापस लाया गया था। ये तो बेहद खूबसूरत है। मेरी आंखों के लिए दावत। मुझे 3 मिनट दो, मैं इस लड़के की पूरी जानकारी निकालता हूँ। क्या सिर्फ मुझे लगता है, या ये थोड़ा घमंडी दिखता है? तुम बस जल रहे हो। इसके पास घमंडी होने का पूरा हक है। टिफनी कमेंट्स पढ़ती गई और जैसे जैसे उसने आलोचनात्मक टिप्पणियां देखीं, उसका गुस्सा बढ़ता गया। मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इन सबको जवाब दूंगी। लेकिन जैसे ही उसने कीबोर्ड पर उंगलियां रखीं, पेज अचानक अटक गया और फिर जबरदस्ती रिफ्रेश हो गया। ट्रेंडिंग टॉपिक गायब था। कुछ सेकंड पहले जो हैशटैग पूरे जोश में चल रहा था, अब पेज नॉट फाउंड दिखा रहा था। टिफनी स्तब्ध रह गई। उसने ऐप दोबारा खोला, लेकिन टॉपिक सचमुच गायब हो चुका था, जैसे वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। जब उसने कीवर्ड्स खोजे तो संबंधित ट्वीट्स उसकी आंखों के सामने रियल टाइम में गायब हो रहे थे। क्या वॉकर कॉर्प का PR डिपार्टमेंट इतना तेज है? उसने बड़बड़ाते हुए फैमिली ग्रुप चैट में मैसेज भेजा। टेक डाउन किसने करवाया? ये तो बहुत तेज था। विक्टोरिया ने तुरंत जवाब दिया, कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक? निकोल ने लिखा, टिफनी, मैं तो अभी लैब में थी। थोड़ी देर बाद PR डिपार्टमेंट से भी उत्तर आ गया, हमें ऐसी कोई डायरेक्टिव नहीं मिली। अब सब उलझन में थे। आखिर यह किया किसने? उसी शाम जब विक्टोरिया और निकोल घर लौटी, टिफनी ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। विक्टोरिया ने तुरंत PR डिपार्टमेंट के हेड को फोन किया, लेकिन वह भी उतना ही भ्रमित था। उसने बताया कि वह इस मामले की रिपोर्ट तैयार ही कर रहा था कि उससे पहले पूरा टॉपिक इंटरनेट से मिट चुका था। क्लीनअप इतना थरो था कि कोई निशान तक नहीं बचा था। ये हमारे लोगों ने नहीं किया, उसने स्पष्ट कहा। तो फिर किसने? टिफनी हैरान रह गई। कोई अनोनिमस गुड समैरिटन? उसी समय मैं, जो चुपचाप बैठकर किताब पढ़ रहा था, बिना ऊपर देखे बोला, बहुत शोर हो रहा था। मैंने हटवा दिया। मेरी उंगली टैबलेट की स्क्रीन पर आराम से फिसली। लिविंग रूम में अचानक मौत जैसी खामोशी छा गई। वॉकर परिवार के 5 सदस्य एक साथ मेरी ओर घूरने लगे। हटवा दिया? टिफनी का मुंह इतना खुल गया कि उसमें अंडा समा जाए। ईथन, तुमने ये कैसे किया? मैंने धीरे से नजर उठाई और उसे ऐसा देखा मानो पूछ रहा हूँ, क्या ये कोई मुश्किल काम था? फिर शांत स्वर में कहा, मैंने एक मैसेज भेजा था। मैसेज? टिफनी लगभग चीख पड़ी। किसे मैसेज भेजते हो कि ट्विटर का ट्रेंडिंग टॉपिक 1 सेकंड में बिना निशान छोड़े गायब हो जाए? विक्टोरिया को तुरंत ऑब्सिडियन बैंक कार्ड याद आ गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ईथन ने सिर्फ एक मामूली गॉसिप ट्रेंड हटाने के लिए उस कार्ड के पीछे मौजूद विशाल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया था? निकोल की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। उसे महसूस हुआ कि अपने छोटे भाई पर उसका शोध अभी और भी दिलचस्प होने वाला है। मिस्टर और मिसेस वॉकर ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक जैसी हैरानी और उलझन थी। टिफनी तो सीधे सोफे पर मेरे बगल में कूदकर बैठ गई। ईथन, सच बताओ, क्या तुम ट्विटर के CEO को जानते हो या फिर किसी सीक्रेट टॉप टियर हैकर हो? मैंने किताब बंद की, खड़ा हुआ और उसकी चमकती हुई जिज्ञासु आंखों से बचते हुए कहा, बस कुछ ऐसे दोस्त हैं जो डेटा क्लीनअप का काम करते हैं। ये कहकर मैं किताब लेकर ऊपर चला गया और पीछे पूरे वॉकर परिवार को स्तब्ध छोड़ दिया। आखिर ऐसे कौन से डेटा क्लीनअप वाले दोस्त होते हैं जो ट्विटर ट्रेंड को कूड़े की तरह साफ कर दें? टिफनी ने अविश्वास से कहा, खत्म। मुझे लगने लगा है कि मेरा भाई फैमिली रियूनियन के लिए नहीं आया, वो हमें रियलिटी चेक देने आया है। विक्टोरिया ने सिर पकड़ लिया और सोफे पर पीछे झुक गई। पहली बार उसे लगा कि $multi-billion कॉरपोरेशन चलाना अपने भाई को समझने से कहीं आसान है। लंबे समय तक चुप रहने के बाद मिस्टर वॉकर ने एल्फ्रेड को आदेश दिया, अब से ईथन से जुड़ी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे पता है कि वह क्या कर रहा है। आखिरकार उन्हें समझ आ गया था। वे अपने बेटे की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन उनका बेटा खुद एक चलता फिरता न्यूक्लियर लेवल डिफेंस सिस्टम था। उधर इस पूरे हंगामे का कारण बने मैं अपने कमरे में वापस पहुंचा और क्लोई को साधारण सा आदेश दिया, भविष्य में ऐसी किसी भी बेकार जानकारी को सीधे हैंडल कर लेना। क्लोई ने तुरंत उत्तर दिया, यस सर। उसके लिए यह सब ऐसा था मानो किसी मक्खी को उड़ा दिया गया हो। देर रात मिस्टर वॉकर अपने स्टडी रूम में बैठे कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहे थे। स्क्रीन पर मेरे पिछले 18 वर्षों की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट खुली हुई थी, जो लगभग पूरी तरह खाली थी। रिपोर्ट में लिखा था, इन्वेस्टिगेशन को अज्ञात प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कई बार हाई लेवल इंफॉर्मेशन फायरवॉल्स ट्रिगर हुए।
आगे की जांच तुरंत रोकने की सिफारिश की जाती है। रिस्क लेवल एक्सट्रीमली हाई। मिस्टर वॉकर ने गहरी सांस ली और माथा दबाया। उनके भीतर बेबसी की लहर दौड़ गई। ये सोचकर ही अजीब लग रहा था कि वॉकर परिवार के कोर रिसोर्सेज का उपयोग करने के बाद भी वे अपने ही बेटे के अतीत के बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं लगा पाए थे। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने मिस्टर वॉकर को यह स्पष्ट कर दिया था कि उनका खोया हुआ बेटा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। तभी स्टडी रूम के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। डैड अभी तक जाग रहे हैं। विक्टोरिया हाथ में गर्म दूध का गिलास लेकर अंदर आई। उसकी नजर तुरंत कंप्यूटर स्क्रीन पर गई। अब भी ईथन के अतीत की जांच कर रहे हैं। मिस्टर वॉकर ने थकी हुई सांस छोड़ी। कुछ नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे उसके अतीत को जानबूझकर मिटा दिया गया हो। विक्टोरिया ने दूध मेज पर रखा और गंभीर स्वर में बोली, डैड मैं भी सहमत हूँ। ईथन जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। उस कार्ड के बारे में मैंने बाद में चुपचाप हमारे सर्कल के एक वरिष्ठ व्यक्ति से पूछा था। उन्होंने संकेत दिया कि वह एक ट्रांसेंडेंट लेवल पास है और उसका धारक ऐसी शक्ति रखता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मिस्टर वॉकर का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उन्होंने इस अवधारणा के बारे में हल्का सा सुना था। यह उस छिपे हुए सर्कल का प्रतीक था जो सामान्य समाज की सतह के नीचे रहकर वास्तव में दुनिया को नियंत्रित करता था। विक्टोरिया आगे बोली, और उसकी असिस्टेंट क्लोई, उसका पोस्चर, उसकी मूवमेंट्स, बहुत संभव है कि वह किसी टॉप टियर सिक्योरिटी फर्म से हो या शायद उससे भी अधिक विशेष बैकग्राउंड रखती हो। कुछ देर तक पिता और बेटी दोनों चुप रहे। आखिर विक्टोरिया धीमे से बोली, तो वॉकर परिवार अपने घर किसे वापस लेकर आया है? वह सही शब्द ही नहीं ढूंढ पा रही थी। फिर उसने सिर झुका लिया। डैड मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ईथन ने बाहर रहते हुए ऐसे साल बिताए होंगे। मिस्टर वॉकर ने शांत स्वर में कहा, वह चाहे जो भी हो वह हमारा बेटा है। अगर वह अपने अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहता तो हम नहीं पूछेंगे। अगर उसे परिवार चाहिए तो हम उसका परिवार बनेंगे। विक्टोरिया ने सिर हिलाया। मैं, टिफनी और निकोल भी यही महसूस करते हैं। बस ऐसा लगता है कि हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। मिस्टर वॉकर मुस्कुराए। तो जब उसे हमारी जरूरत होगी हम बिना शर्त उसके पीछे खड़े रहेंगे। अगर वह एक साधारण व्यक्ति की तरह जीना चाहता है तो हम उसके साथ साधारण तरीके से पेश आएंगे। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर पूरा वॉकर परिवार मुझे एक अजीब मिश्रण वाली निगाहों से देख रहा था। आश्चर्य, सम्मान और जिज्ञासा का मिश्रण। मैंने अपने यूटेंसिल्स नीचे रखे और मिस्टर वॉकर की ओर देखा। मैं आज बाहर जाना चाहता हूँ। कहाँ? उन्होंने पूछा। क्या ड्राइवर को साथ भेजूं? मैंने सिर हिलाया। नहीं तो अपनी किसी बहन को साथ ले जाओ। विक्टोरिया तुरंत सीधी बैठ गई। मैंने फिर सिर हिलाया। जरूरत नहीं, क्लोई गाड़ी चलाएगी। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद मिस्टर वॉकर ने कहा, ठीक है, सुरक्षित रहना, जल्दी वापस आ जाना। लेकिन उनके शब्दों में कोई वास्तविक अधिकार नहीं था। आखिर उनका बेटा शायद पूरे वॉकर सिक्योरिटी टीम से भी ज्यादा सक्षम था। मेरे और क्लोई के जाने के बाद ही परिवार ने राहत की सांस ली। टिफनी धीरे से फुसफुसाई, ईथन के साथ ब्रेकफास्ट करना डैड के साथ बोर्ड मीटिंग से भी ज्यादा स्ट्रेसफुल है। मिस्टर वॉकर ने उसे घूरा, लेकिन भीतर ही भीतर सहमत थे। कुछ घंटों बाद मैं और क्लोई वापस लौटे। मेरे हाथ में एक साधारण काला गिफ्ट बॉक्स था। हम सीधे ऊपर अपने कमरे में चले गए, लेकिन हमारे लौटने के कुछ ही मिनट बाद मुख्य दरवाजा जोर से खुला और निकोल अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसने अपना बैग सोफे पर पटका। धत्त, वे फिर वापस आ गए। निकोल, क्या हुआ? विक्टोरिया ने तुरंत पूछा। कंपनी में कोई समस्या है? निकोल ने झुंझलाकर अपने बालों में हाथ फेरा। वही हैकर्स, वे फिर हमारी कंपनी कोर सर्वर्स पर हमला कर रहे हैं। टेक डिपार्टमेंट के बेवकूफ लोग उन्हें रोक नहीं पा रहे। ये कोई पहली बार नहीं था। उनका कॉम्पिटिटर लंबे समय से गंदे तरीके अपना रहा था और हैकर्स का इस्तेमाल कर रहा था। पहले भी हमलों को रोका गया था, लेकिन इस बार हमलावरों ने स्पष्ट रूप से असली एक्सपर्ट्स को हायर किया था। पुलिस को बुलाया? मिस्टर वॉकर ने पूछा। हाँ, निकोल ने जवाब दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। जब तक साइबर स्पेशलिस्ट पहुंचेंगे बहुत देर हो चुकी होगी। अगर इस बार हमारा डेटा लीक हो गया या नष्ट हो गया तो कंपनी खत्म हो जाएगी। विक्टोरिया की भौहें सिकुड़ गईं। कॉर्पोरेट टेक डिवीजन से सपोर्ट चाहिए? निकोल ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला। उसकी उंगलियां ट्रैक पैड पर तेजी से चलने लगीं, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ लाल रंग का एक विशाल वार्निंग सिंबल और काउंटडाउन टाइमर दिखाई दे रहा था। निकोल का चेहरा फीका पड़ गया। बहुत देर हो चुकी है। उनका अटैक बहुत शक्तिशाली है। सब खत्म हो गया। इस बार सच में खत्म हो गया। लिविंग रूम का माहौल तनाव से भर गया। तभी एक शांत आवाज गूंजी, निकोल, क्या मैं देख सकता हूँ? सबकी नजरें आवाज की दिशा में घूम गईं। सीढ़ियों के शीर्ष पर मैं खड़ा था, चुपचाप पूरे दृश्य को देखता हुआ। निकोल एक पल के लिए चौंक गई, फिर उसने मजबूर मुस्कान दी। ईथन, कुछ नहीं है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। मैं आगे बढ़ा और स्क्रीन पर चमक रही खून जैसी लाल वार्निंग को ध्यान से देखने लगा। कुछ सेकंड बाद मैंने शांत स्वर में कहा, यह वायरस थोड़ा परिचित लग रहा है। पूरा वॉकर परिवार हैरानी से मेरी ओर देखने लगा। मैंने उनकी प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया और निकोल की ओर हाथ बढ़ाया। अपना लैपटॉप मुझे दो। निकोल जैसे सम्मोहित हो गई। उसने तुरंत लैपटॉप मेरे हाथ में दे दिया, लेकिन देते ही उसे पछतावा हुआ। ईथन आखिर क्या कर सकता था? यह कोई खेल नहीं था।
मैंने लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठाया और अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर रख दी, लेकिन टाइप करने से पहले मैंने निकोल की ओर देखा। बैकअप एडमिन की है, निकोल ने बिना सोचे जवाब दिया। X7 अल्फा 9 डेल्टा X7 A9 D2, यही बैकअप की है। मैंने सिर हिलाया और टाइप करना शुरू कर दिया। मेरी उंगलियां बहुत तेज नहीं चल रही थीं। वे एक शांत और नियमित लय में कीज पर पड़ रही थीं, लेकिन स्क्रीन पर कुछ और ही हो रहा था। लाल वार्निंग्स और बिखरा हुआ कोड धीरे धीरे गायब होने लगा। निकोल शुरुआत में सांस रोके देख रही थी। उसे डर था कि एक गलत कमांड पूरा सिस्टम तबाह कर सकती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये C++ नहीं था, पाइथन भी नहीं। कोड की पूरी स्ट्रक्चर किसी अनजान फ्रेमवर्क जैसी थी। ये कोडिंग स्टाइल आखिर है क्या? उसके दिमाग में यही सवाल घूम रहा था। 3 मिनट से भी कम समय में सिस्टम इंटरफेस पूरी तरह सामान्य हो गया। मैंने कुछ और कमांड्स टाइप की और स्क्रीन पर एक जटिल नेटवर्क टोपोलॉजी उभर आई। उसके बीच एक लाल ब्लिंकिंग डॉट पागलों की तरह भागने की कोशिश कर रहा था। लोकेट हो गया, मैंने कहा। फिर आखिरी कमांड टाइप की और एंटर दबा दिया। स्क्रीन पर मौजूद लाल डॉट अचानक फट गया और उसकी जगह एक धूसर निशान रह गया। हो गया, उनका मेन सर्वर कुछ समय के लिए ऑफलाइन रहेगा। मैंने लैपटॉप बंद किया और पूरी तरह पत्थर बनी निकोल को वापस पकड़ा दिया। निकोल के हाथ कांप रहे थे। लिविंग रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। उसने तुरंत सिस्टम लॉग्स चेक किए और टेक डिपार्टमेंट के हेड को कॉल लगाया। दूसरी ओर से उत्साह और अविश्वास से भरी आवाज आई। मिस वॉकर, वायरस अचानक गायब हो गया। डेटा पूरी तरह सुरक्षित है और हमने अटैक सोर्स ट्रेस कर लिया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद को ही उड़ा दिया। उनका पूरा नोड नेटवर्क डाउन हो गया है। निकोल ने फोन काटा और मुझे घूरती रह गई, जबकि मैं ऐसे शांत बैठा था जैसे अभी अभी उसके लिए पानी का गिलास भर कर दिया हो। ईथन, तुम... वह पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाई। मैंने सामान्य स्वर में जवाब दिया। एक समय बोर हो रहा था, प्रोग्रामिंग पर कुछ किताबें पढ़ ली थीं। निकोल को ऐसा लगा जैसे कंप्यूटर साइंस की उसकी 10 साल की पढ़ाई व्यर्थ चली गई हो। टिफनी उछलकर आई और मेरी बांह पकड़ ली। ईथन, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे भगवान हो। आई लव यू। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़कर अपनी बांह छुड़ा ली। इतनी भी जरूरत नहीं है। मिस्टर और मिसेस वॉकर तथा विक्टोरिया ये सब देखते रह गए। उनके पास प्रतिक्रिया देने के लिए कोई उचित एक्सप्रेशन ही नहीं था। आखिर किसी इंसान ने ऐसा करना सीखा कब था? जब मैं ऊपर जाने लगा, निकोल मेरी पीठ को देखती रही और धीरे से बोली, मुझे लगता है वॉकर परिवार ने शायद ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया है जो दुनिया बदल सकता है। विक्टोरिया ने मन ही मन सोचा, मुझे लगता है यह संभावना बिल्कुल वास्तविक है। उधर वह व्यक्ति जो कथित तौर पर दुनिया बदलने वाला था, अपने कमरे में वापस गया और क्लोई को शांत स्वर में आदेश दिया, अभी जो वायरस वेरिएंट था उसका पूरा कोड मुझे भेज देना। थोड़ा दिलचस्प लगा। क्लोई ने तुरंत जवाब दिया, यस सर। उसके लिए यह घटना मानो किसी मक्खी को उड़ाने जितनी साधारण थी। नीचे लिविंग रूम में निकोल अब भी लैपटॉप को ऐसे पकड़े घूम रही थी जैसे उसे कोई पवित्र वस्तु मिल गई हो। वह लगातार बड़बड़ा रही थी, ये संभव ही नहीं है। उस डिक्रिप्शन कोड की स्ट्रक्चर मौजूदा फ्रेमवर्क्स को पूरी तरह नजरअंदाज करती है। विक्टोरिया, तुमने देखा था ना? सिर्फ 3 मिनट, पूरे 3 मिनट। विक्टोरिया ने थकान से कहा, हाँ मैंने देखा। निकोल तुरंत टिफनी की ओर मुड़ी। तुम समझती नहीं हो, वह स्कॉर्पियन था, इंटरनेशनल लेवल का टॉप रैंक्ड हैकिंग ग्रुप। हमारी सबसे अच्छी टेक टीम 3 दिन और 3 रात तक उनसे नहीं निपट सकी और ईथन ने 3 मिनट में उन्हें खत्म कर दिया। ऊपर से उनके हेडक्वार्टर्स को भी गिरा दिया। इसे कुछ प्रोग्रामिंग की किताबें पढ़ना कैसे कहा जा सकता है? मिस्टर वॉकर ने चाय का कप पकड़ा हुआ था, लेकिन उनका हाथ हल्का कांप रहा था। उन्होंने पिता जैसी शांति बनाए रखने की कोशिश की। शायद ईथन को इस तरह की चीजों में विशेष प्रतिभा है। निकोल लगभग चीख पड़ी, स्पेशल टैलेंट? डैड, ये कोई टैलेंट नहीं है, ये पूरी तरह अलग लीग है, ये तो सीधा डोमिनेशन है। तभी मिसेस वॉकर ने ऊपर की ओर चिंतित नजर से देखा। क्या ईथन थक गया होगा? उसने अभी इतना दिमाग इस्तेमाल किया। टिफनी गर्व से मुस्कुराई। अब समझ आई ना निकोल, हमारा भाई कितना कमाल है। मैंने पहले ही कहा था कि उसके प्रोफेशन को अपने हॉबी से कंपेयर मत करो। निकोल ने बिना बहस किए सिर हिला दिया। तुम सही थी टिफनी, मैं बहुत संकीर्ण सोच रही थी। अब उसके चेहरे पर सिर्फ एक टेक गीक की अपने सुप्रीम मास्टर के प्रति शुद्ध प्रशंसा बची थी। टिफनी हंस पड़ी। हाँ, मेरा भाई तो हिडन टैलेंट्स का चलता फिरता खजाना है। उसी समय मैं नीचे आया। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं बाहर जाने वाला हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। निकोल तुरंत उत्साहित हो गई। ओह ईथन, बाहर जा रहे हो? क्या तुम्हें राइड चाहिए या कुछ खरीदना है? लेटेस्ट टॉप ऑफ द लाइन कंप्यूटर, कोई सर्वर? मैं तुम्हारे लिए दर्जन भर मंगवा सकती हूँ। उसकी असामान्य उत्सुकता देखकर मैं कुछ क्षण के लिए रुक गया, फिर सिर हिलाया। जरूरत नहीं, मैं बस एक चीज खरीदने जा रहा हूँ। क्या खरीदने? निकोल तुरंत बोली। मैं भी चलती हूँ। मिसेस वॉकर ने भी जल्दी से कहा, हाँ, अपनी बहन को साथ ले जाओ। अब पूरा परिवार मुझे किसी राजा की तरह ट्रीट करने को तैयार था। मैंने निकोल के उत्साहित चेहरे को देखा, 2 सेकंड रुका, फिर दोबारा कहा, मैंने पहले बस कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था। पूरा परिवार मन ही मन चिल्लाया, थोड़ा बहुत? उसे तुम थोड़ा कहते हो? निकोल के होंठ फड़क उठे, लेकिन उसने मुस्कान बनाए रखी। ईथन, तुम बहुत विनम्र हो। अगर वह थोड़ा था तो हम बाकी लोग कंप्यूटर इलिटरेट हैं।
मुझे उनकी उत्तेजना समझ नहीं आई। मैंने शांत स्वर में कहा, उस ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस आर्किटेक्चर में 3 स्पष्ट कमजोरियां थीं। उनका फायदा उठाना मुश्किल नहीं था। स्पष्ट? मुश्किल नहीं? निकोल लगभग चीख पड़ी। हमारा पूरा टेक डिपार्टमेंट गंजा होने की कगार पर पहुंच गया और उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर उसने जल्दी से पूछा, ईथन, क्या थोड़ा विस्तार से बता सकते हो? मैंने सहजता से उत्तर दिया, पोर्ट 880 पर बफर ओवरफ्लो, फिर डबली लिंक्ड लिस्ट का उपयोग करके स्टैक प्रोटेक्शन बाईपास करना। इससे पहले कि मैं पूरा करूं, निकोल ने तुरंत अपना फोन निकाल लिया और नोट्स लिखने लगी। जैसे जैसे वह सुनती गई, उसकी आंखें चमकती गईं। ब्रिलियंट, बिल्कुल ब्रिलियंट। तो ऐसे भी किया जा सकता है? मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं आया? जब तक उसने नोट्स पूरे किए और सिर उठाया, मैं और क्लोए घर से निकल चुके थे। निकोल ने फोन सीने से लगाया और उत्साह से परिवार की ओर देखा। आप लोगों ने सुना? ईथन की कुछ पंक्तियों की गाइडेंस करोड़ों की कीमत रखती है। करोड़ों नहीं, उससे भी ज्यादा। उसने खुद ही सुधार किया। इससे हमारी कंपनी देश का सबसे अच्छा फायरवॉल बना सकती है। विक्टोरिया ने हल्के स्वर में कहा, देश नहीं, दुनिया का। अब निकोल को अपने भाई पर अंधविश्वास जैसा भरोसा हो चुका था। मुझे तो लगता है अगर कंपनी दिवालिया होने वाली हो, तब भी ईथन आराम से बचा लेगा। टिफनी ने मासूमियत से पूछा, तो अगर मेरी अगली रेस में मेरी कार का इंजन खराब हो जाए, तो क्या मैं ईथन से उसे भी ठीक करवाने को कह सकती हूँ? पूरा परिवार उसे ऐसे देखने लगा जैसे उसने दुनिया की सबसे बेवकूफी भरी बात कह दी हो। टिफनी ने तुरंत चुप्पी साध ली। मिस्टर वॉकर ने गहरी सांस ली। संक्षेप में, अब से ईथन जो भी कहेगा वही सही माना जाएगा। अगर वह कहे कि उसे किसी चीज के बारे में थोड़ा पता है, तो हम मान लेंगे कि उसे उसके बारे में अरबों बातें पता हैं। पूरे वॉकर परिवार ने गंभीरता से सिर हिलाया। उन्होंने आखिरकार नई वास्तविकता को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। उनका यंग मास्टर किसी इंसान से ज्यादा एक वॉकिंग चीट कोड जैसा था। लेकिन उसी दिन दोपहर में अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे परिवार को घबराहट में डाल दिया। मिसेस वॉकर वर्षों से एंजाइना की समस्या से पीड़ित थीं, जिसे वे दवाइयों की मदद से नियंत्रित रखती थीं। उस दोपहर वे गार्डन में अपनी कुछ सहेलियों के साथ चाय पी रही थीं। तभी उनका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उन्होंने अपना सीना पकड़ लिया और जमीन पर गिरते हुए सांस के लिए हाँफने लगीं। मैडम, नौकर घबरा गए। जल्दी उनकी दवा लाओ। किसी ने तुरंत फैमिली फिजिशियन डॉक्टर एवंस को फोन लगाया। डॉक्टर एवंस, तुरंत वॉकर एस्टेट आइए, मिसेस वॉकर को अटैक आया है। खबर मिलते ही मिस्टर वॉकर और उनकी तीनों बेटियां अपने अपने काम छोड़कर घर लौट आए। हनी, डरो मत, मिस्टर वॉकर ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। डॉक्टर रास्ते में हैं, बस थोड़ा और सहन करो। टिफनी लगभग रोने लगी। मॉम, दवा ली थी ना? मिसेस वॉकर ने कमजोर आवाज में कहा। अभी ली, लेकिन इस बार असर नहीं कर रही। तभी डॉक्टर एवंस हड़बड़ाते हुए पहुंचे। उन्होंने तुरंत जांच की और चेहरा गंभीर हो गया। मिस्टर वॉकर, इस बार अटैक बहुत गंभीर है। सामान्य दवाइयां काम नहीं कर रही हैं। इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? विक्टोरिया ने तेज आवाज में आदेश दिया। कार्ड तैयार करो, अभी के अभी सबसे नजदीकी हॉस्पिटल। पूरा घर अफरा तफरी में बदल गया। उसी समय मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और सोफे पर दर्द से कराहती अपनी माँ को देखा। मेरी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। मैं भीड़ को हटाते हुए तेजी से आगे बढ़ा। डॉक्टर एवंस ने मुझे देखकर कहा, ईथन, ये मामला जितना तुम्हें लग रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। ईथन, कोई भी लापरवाही मत करना, डॉक्टर एवंस ने घबरा कर कहा। टिफनी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैं मिसेस वॉकर के पास घुटनों के बल बैठ गया और उनकी कलाई के अंदरूनी हिस्से पर एक विशेष प्रेशर पॉइंट पर अपनी उंगलियां रख दी। उसे हटाओ, डॉक्टर एवंस गुस्से में चिल्लाए, लेकिन मैंने बिना उनकी ओर देखे कहीं से एक छोटा मेटल केस निकाला। उसे खोलते ही भीतर बालों जितनी पतली कई नीडल्स दिखाई दी। मैंने उनमें से एक उठाई और पूरी स्थिरता के साथ मिसेस वॉकर की गर्दन के पास एक दूसरे प्रेशर पॉइंट पर लगा दी। ये पागलपन है, डॉक्टर एवंस चीख पड़े। तुम ऐसे एक्यूपंक्चर नहीं कर सकते। लेकिन उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चुप करा दिया। मिसेस वॉकर की तेज और अस्थिर सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। वे अब भी कमजोर थीं, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द स्पष्ट रूप से कम हो चुका था। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। मैंने नीडल वापस रख दी, फिर मेटल केस से एक छोटा नोटपैड और पेन निकाला, कुछ जड़ी बूटियों और उनकी मात्रा लिखकर कागज फाड़ा और सीधे डॉक्टर एवंस की ओर बढ़ा दिया। इस प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार जड़ी बूटियां लाओ, 3 कप पानी को उबालकर 1 कप कर देना। मेरी आवाज में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। डॉक्टर एवंस ने अनायास वह कागज ले लिया। जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी, उनकी आंखें फैल गईं। लॉस्ट ट्रैंक्विल हार्ट डिकॉक्शन। तुम्हें यह कैसे पता? अगले ही पल उन्होंने कागज को किसी पवित्र ग्रंथ की तरह पकड़ लिया। मैं अभी लाता हूँ। वे लगभग दौड़ते हुए बाहर निकले। जल्दी, डाउनटाउन अपोथेकरी। फिर खुद ही बोले, नहीं, मैं खुद जाकर लाता हूँ। लिविंग रूम में फिर अजीब सी खामोशी छा गई। सबकी निगाहें मुझ पर टिकी थीं। मिसेस वॉकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ईथन, तुम्हें ये सब करना आता है? मैंने सामान्य स्वर में उत्तर दिया।
बहुत समय पहले एक पुराने ट्रेडिशनल हीलर से थोड़ा बहुत सीखा था। टिफ़नी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे महसूस हुआ कि थोड़ा बहुत सीखा था वाक्य का अर्थ उसके लिए पूरी तरह बदल चुका है। निकोल तो पहले ही नोट्स टाइप कर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। सब्जेक्ट हैज मास्टर्ड अ लॉस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल हीलिंग। विक्टोरिया ने पहली बार पूरी स्पष्टता से महसूस किया कि उसका भाई ऐसी क्षमताएं और अनुभव रखता है जिनकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। मिस्टर वॉकर ने अपनी पत्नी के चेहरे का रंग वापस लौटते देखा और उनके दिल में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। अगर आज ईथन घर पर न होता तो? मिसेस वॉकर ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। ईथन, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? मैंने सहजता से कहा। हाँ, समय पर दवा लेती रहिए, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। मैंने ये ऐसे कहा मानो बस उनके कंधे से धूल झाड़ दी हो। कुछ समय बाद डॉक्टर एवंस वापस लौटे। वे दवा लेकर आए और खुद अपने हाथों से मिसेस वॉकर को पिलाई। कुछ ही देर में उनके चेहरे पर स्वस्थ गुलाबी रंग लौट आया। वे अपने बल पर बैठ भी गईं। डॉक्टर एवंस विस्मय से भर गए। चमत्कार, ये सचमुच चमत्कार है। फिर वे उत्साह से मेरी ओर मुड़े। यंग मास्टर वॉकर, ये प्रिस्क्रिप्शन और ये एक्यूपंक्चर टेक्निक आपने कहाँ सीखी? तब तक मैं अपना मेटल केस समेट चुका था। मैंने बस इतना कहा, गांव के एक बूढ़े आदमी से। इसके बाद मैं मुड़ा और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। पीछे पूरा वॉकर परिवार और डॉक्टर इवंस स्तब्ध खड़े रह गए। टिफ़नी मेरी जाती हुई पीठ को घूरते हुए बोली, अब तो अगर ईथन मुझसे कहे कि वह भगवान को व्यक्तिगत रूप से जानता है तो मैं उस पर भी विश्वास कर लूंगी। मिस्टर वॉकर ने गहरी सांस ली और एल्फ्रेड को आदेश दिया, आज से मैडम की सेहत के मामले में ईथन की राय सबसे ऊपर होगी। जी सर, एल्फ्रेड ने तुरंत उत्तर दिया। अब मिस्टर वॉकर पूरी तरह समझ चुके थे। उनका बेटा केवल एक जीनियस नहीं था, वह चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, एक्सपर्ट प्रोग्रामर और अब एक असाधारण हीलर भी था। दवा पीने के बाद मिसेस वॉकर गहरी नींद में सो गईं। उनके चेहरे पर स्वस्थ रंग था और सांसें पूरी तरह स्थिर थीं। बगल में खड़े डॉक्टर एवंस अब भी प्रिस्क्रिप्शन की प्रति को किसी अनमोल खजाने की तरह पकड़े हुए थे। वे लगातार बड़बड़ा रहे थे, इन हर्ब्स का सिनर्जी, ये अद्भुत संयोजन, मात्रा इतनी साहसी फिर भी इतनी सटीक, यह निश्चित रूप से कोई खोया हुआ प्राचीन फॉर्मूला है। यंग मास्टर वॉकर एक प्रतिभाशाली जीनियस हैं। मिस्टर वॉकर ने अपनी बेटियों को उनके काम पर लौटने के लिए कहा, जबकि वे खुद अपनी पत्नी के बिस्तर के पास बैठ गए। उनके मन में अब भी एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उनका बेटा वास्तव में है कौन? मिस्टर वॉकर अपने बेटे के शांत चेहरे और बिजली जैसी तेज नीडल टेक्निक की छवि को बार बार याद कर रहे थे। जब वे लिविंग रूम में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनकी तीनों बेटियां अभी तक कहीं नहीं गई थीं। वे सभी सोफे पर बैठी थीं। उनके चेहरों पर आश्चर्य, जिज्ञासा और अविश्वास का मिश्रण था। डैड, आपने देखा था? निकोल की आंखें चमक रही थीं। ईथन ने बस कुछ सेकंड में सब कर दिया और मॉम ठीक होने लगी। उसने पहले ही इंटरवेंशन से पहले और बाद के हार्ट रेट तथा ब्लड प्रेशर डेटा का प्रिलिमिनरी एनालिसिस कर लिया था। इफेक्ट अविश्वसनीय है और वह ट्रैंक्विल हार्ट डिकॉक्शन, मैंने डेटाबेसेस चेक किए, उसका नाम केवल कुछ बिखरे हुए प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाली विक्टोरिया की आंखों में भी स्पष्ट झटका दिखाई दे रहा था। डॉक्टर एवंस ने कहा कि अगर हम मॉम को हॉस्पिटल भी ले जाते और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते, तब भी शायद परिणाम ईथन जितने तेज या प्रभावी नहीं होते। चारों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर कमरे में चुप्पी छा गई। आखिर टिफ़नी अचानक उठ खड़ी हुई। बस, मैं उससे पूछकर रहूंगी कि आखिर चल क्या रहा है। पता नहीं उसके पास और कितने सरप्राइजेस छिपे हुए हैं। वह सीढ़ियां चढ़कर मेरे कमरे की ओर भागी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैं डेस्क पर बैठा कंप्यूटर पर कुछ डेटा प्रोसेस कर रहा था और क्लोई चुपचाप बगल में खड़ी थी। टिफ़नी ने दरवाजा खटखटाया और अपनी सबसे प्यारी मुस्कान देने की कोशिश की। ईथन, बिजी हो? फिर हंसकर बोली, मॉम के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन और एक्यूपंक्चर किया था वह सच में कमाल था। तुमने वह सब किससे सीखा? कुछ ही देर में मिस्टर वॉकर, विक्टोरिया और निकोल भी कमरे में आ गए। सबके चेहरों पर उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने सबकी ओर देखा और सामान्य स्वर में कहा, गांव में एक पुराने ट्रेडिशनल हीलर से सीखा था, बस एक फोक रेमेडी है। टिफ़नी के होंठ फड़क गए। कैसा गांव है वह, जहां ऐसे लोग रहते हैं? शायद मुझे भी वहां जाकर कुछ क्लासेस लेनी चाहिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मानो उस हीलर के बारे में कुछ भी बताने का कोई इरादा न हो। तब विक्टोरिया ने दूसरा रास्ता अपनाया। ईथन, कंप्यूटर्स के अलावा और क्या क्या पढ़ा है? मैंने शांत भाव से कहा, थोड़ा बहुत सब कुछ। निकोल तुरंत बोली, और जब तुम थोड़ा बहुत कहते हो तो उसका लेवल क्या होता है? आज जैसा? मैं कुछ क्षण सोचता हुआ दिखाई दिया, फिर खिड़की से बाहर गार्डन की ओर इशारा किया। शायद उस गार्डनर से थोड़ा ज्यादा जो उस पेड़ की प्रूनिंग कर रहा है। सबने मेरी उंगली की दिशा में देखा। वहां मिस्टर माइकल्स खड़े थे, दुनिया के प्रसिद्ध बॉटनिस्ट और मास्टर गार्डनर, जिन्हें मिस्टर वॉकर ने भारी रकम देकर विदेश से बुलाया था। वे एक बहुमूल्य बॉन्साई ट्री की अत्यंत सावधानी से प्रूनिंग कर रहे थे। मिस्टर माइकल्स अपने क्षेत्र के महानतम विशेषज्ञों में गिने जाते थे। टिफ़नी को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। एक टाइटन से ज्यादा जानना
और उसे तुम थोड़ा कहते हो? मिस्टर वॉकर ने गहरी सांस ली और पूछताछ जारी रखने का विचार छोड़ दिया। अब उन्हें पूरी तरह समझ आ गया था कि ईथन की डिक्शनरी में थोड़ा का मतलब एक्सपर्ट लेवल होता है और फोक रेमेडी का मतलब किसी खोई हुई लेजेंडरी आर्ट से होता है। ईथन, आज तुम्हारी माँ की जान बचाने के लिए धन्यवाद, मिस्टर वॉकर ने गंभीरता से कहा। मैंने सिर हिलाया। ऑफ कोर्स। मेरा स्वर इतना सामान्य था मानो मैंने किसी को बस पानी का गिलास पकड़ाया हो। इसके बाद वे चारों कमरे से बाहर निकल गए और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। हॉलवे में पहुंचते ही टिफनी ने अपने बाल पकड़ लिए। सुन रही हो? वह कह रहा है कि उसे मिस्टर माइकल से थोड़ा ज्यादा आता है। मिस्टर माइकल्स एक पेड़ की प्रूनिंग के लिए जितना चार्ज करते हैं उतने में मैं स्पोर्ट्स कार खरीद सकती हूँ। निकोल की आंखें लगभग शून्य में खो गई थीं। मुझे अब शक होने लगा है कि जब ईथन गांव कहता है तो शायद उसका मतलब पृथ्वी पर छिपी कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन होती है। विक्टोरिया ने अपनी कनपटियां दबाईं। अब से ईथन चाहे जो भी कहे या करे, हमें हैरान नहीं होना चाहिए। मिस्टर वॉकर ने गंभीरता से सिर हिलाया। सही कहा। मुझे जल्दी ही इस बात की आदत डालनी होगी कि मेरा बेटा एक ऑमनीपोटेंट मास्टर है जो फोक रेमेडीज से लोगों को ठीक कर देता है। नीचे लिविंग रूम में डॉक्टर एवंस अब भी उस प्रिस्क्रिप्शन को किसी पवित्र ग्रंथ की तरह पकड़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने मिस्टर वॉकर को देखा, वे लगभग दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। मिस्टर वॉकर, यंग मास्टर कहाँ हैं? मैं उनका अप्रेंटिस बनना चाहता हूँ। नहीं, अप्रेंटिस भी नहीं। अगर मुझे सिर्फ उनके पास खड़े होकर सीखने का मौका मिल जाए, वही काफी होगा, मिस्टर वॉकर ने थके हुए स्वर में कहा। डॉक्टर एवंस, शांत हो जाइए। वह तो बस एक फोक रेमेडी थी। डॉक्टर एवंस ने मन ही मन सोचा, किस तरह की फोक रेमेडी किसी को मौत के दरवाजे से वापस ले आती है। वॉकर परिवार ने एक बार फिर महसूस किया कि उनके और ईथन के बीच समझ का अंतर कितना विशाल था। कुछ दिनों बाद मलहॉलैंड ड्राइव के नीचे भारी भीड़ जमा थी। आज रात कैनियन रोड रेस होने वाली थी और अनगिनत दर्शक वहां मौजूद थे। पूरा वॉकर परिवार भी वहां पहुंचा था। टिफनी, जो इस रेस की प्रतियोगी थी, बेहद उत्साहित दिख रही थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसका हाल ही में लौटा भाई ईथन भी वहां था। इतने दिनों से लगातार अपने भाई द्वारा चौंकाए जाने के बाद वह आखिरकार अपनी रेसिंग स्किल्स दिखाकर थोड़ी बड़ी बहन वाली प्रतिष्ठा वापस हासिल करना चाहती थी। हम सड़क के किनारे बने स्पेक्टेटर एरिया में बैठे थे। हमारे सामने एक विशाल स्क्रीन रेस का लाइव ब्रॉडकास्ट दिखा रही थी। स्क्रीन पर टिफनी की कस्टम पिंक स्पोर्ट्स कार साफ दिखाई दे रही थी। वह घुमावदार पहाड़ी सड़क पर शानदार तरीके से कार चला रही थी। उसके इंजन की गड़गड़ाहट स्पीकर से गूंज रही थी और भीड़ उसकी हौसला अफजाई कर रही थी। टिफनी की स्किल्स काफी अच्छी हैं। वह यह रेस जीत जाएगी, निकोल ने अपनी बहन पर भरोसा जताते हुए कहा। लेकिन मिसेस वॉकर ने अपने कपड़े कसकर पकड़ रखे थे और उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ये बच्ची हमेशा ऐसे खतरनाक काम करती रहती है। मैं बहुत घबरा जाती हूँ। मिस्टर वॉकर शांत दिख रहे थे, लेकिन उनकी नजरें स्क्रीन से हट नहीं रही थीं। विक्टोरिया समय समय पर अपनी माँ को सांत्वना देती, जबकि उसकी अपनी निगाहें भी पिंक स्पोर्ट्स कार पर टिकी हुई थीं। मैं एक कोने में टैबलेट लेकर बैठा था। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि मैं बस कैजुअली ब्राउज कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं रेस का रियल टाइम डेटा मॉनिटर कर रहा था। क्लोई चुपचाप मेरे पास खड़ी थी। मेरी पर्सनल असिस्टेंट होने के नाते वह कम बोलती थी, लेकिन हमेशा मेरी जरूरतों को पहले ही समझ लेती थी। रेस आधी पूरी हो चुकी थी कि अचानक स्क्रीन की तस्वीर बुरी तरह हिलने लगी। लीडिंग पोजीशन पर चल रही पिंक स्पोर्ट्स कार एक तेज मोड़ पर सामने से आ रहे कंट्रोल खो चुके ट्रक से टकराने की स्थिति में आ गई। ट्रक की चकाचौंध कर देने वाली हेडलाइट्स पूरे स्क्रीन पर छा गईं और भीड़ से घबराहट भरी आवाजें उठने लगीं। स्क्रीन पर क्या हो रहा है? किसी ने चिल्लाकर पूछा। टिफनी ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग व्हील घुमाया और स्पोर्ट्स कार गार्ड रेल से टकरा गई। धातु घिसने की तीखी आवाज और जोरदार धमाके के साथ कार खड़ी ढलान से नीचे लुढ़क गई। स्क्रीन तुरंत होस्ट के घबराए हुए चेहरे पर कट हो गई। टिफनी, मिसेस वॉकर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह लगभग बेहोश हो गईं। मॉम, विक्टोरिया ने उन्हें तुरंत संभाल लिया। एम्बुलेंस बुलाइए। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया और वॉकर फैमिली घबराहट में डूब गई। निकोल ने तुरंत लैपटॉप निकाला और टिफनी के फोन को लोकेट करने की कोशिश की, लेकिन कैनियन में सिग्नल बहुत कमजोर था। स्क्रीन पर सिर्फ एक धुंधला सिग्नल रेडियस दिखाई दे रहा था, जिससे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पा रही थी। अब हम क्या करें? उसकी सही लोकेशन नहीं मिल रही। रेस्क्यू टीम उसे कैसे ढूंढेगी? मिसेस वॉकर बेकाबू होकर रो रही थी। मिस्टर वॉकर का चेहरा गंभीर था और वह बार बार रेस्क्यू लाइन पर कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। तभी मैंने सिर उठाया। लैटिट्यूड 3411 सम 5 डिग्री नॉर्थ, लॉन्जिट्यूड ऑंगसो 8 वेस्ट। ये कोऑर्डिनेट्स रेस्क्यू टीम को भेज दीजिए। विक्टोरिया चौंक गई। ईथन, तुम इतने सटीक कैसे हो सकते हो? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया।
उसके फोन का आखिरी सिग्नल गायब होने से पहले मैंने पकड़ लिया था। ट्रेन और कार के गिरने की ट्रेजेक्टोरी के आधार पर मैंने उसकी पोजीशन कैलकुलेट कर ली है। विक्टोरिया के पास सवाल पूछने का समय नहीं था। उसने तुरंत कोऑर्डिनेट्स रेस्क्यू टीम को भेज दिए, लेकिन थोड़ी देर बाद रेडियो से चिंतित आवाज सुनाई दी। ट्रेन बहुत खतरनाक है, वहां पहुंचने में हमें कम से कम 40 मिनट और लगेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है। 40 मिनट? टिफनी शायद तब तक जीवित न रहे। मिस्टर वॉकर बेचैनी से इधर उधर टहलने लगे। तभी क्लोई आगे बढ़ी। सर, मुझे जाने दीजिए, मेरे पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, मैं उसे निकाल सकती हूँ। आमतौर पर शांत रहने वाली क्लोई की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार वॉकर फैमिली ने मेरे चेहरे पर स्पष्ट भावनाएं देखीं। ये बहुत खतरनाक है। मुझे पता था कि क्लोई बेहद सक्षम थी, लेकिन रात का अंधेरा, खड़ी ढलान और ऊंचा जोखिम मुझे परेशान कर रहा था। मेरी आवाज में चिंता की हल्की झलक थी, जिसने सभी को चौंका दिया। मैं हमेशा शांत और भावनाहीन दिखाई देता था। क्लोई ने दृढ़ता से कहा, सर, मिस टिफनी की हालत गंभीर है, हम और इंतजार नहीं कर सकते। मैं कुछ क्षण चुप रहा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें रियल टाइम में गाइड करूंगा, सुरक्षित रहना। मैंने तुरंत उसके फोन पर सबसे बेहतर रूट भेज दिया। मेरी उंगलियां हल्की ठंडी महसूस हो रही थीं। थैंक यू, क्लोई ने कहा और बिना समय गंवाए अंधेरे का सहारा लेकर ढलान से नीचे उतरना शुरू कर दिया। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरी नजरें उसी दिशा में जमी थीं जहां वह गई थी। ईथन किसी के लिए पहले कभी इतना चिंतित नहीं हुआ। विक्टोरिया ने मेरे तनावपूर्ण चेहरे को देखते हुए सोचा। समय धीरे धीरे बीत रहा था और हर सेकंड एक यातना जैसा लग रहा था। अधिकांश दर्शक जा चुके थे। वहां केवल चिंतित वॉकर फैमिली रह गई थी। मिसेस वॉकर लगातार प्रार्थना कर रही थी। मिस्टर वॉकर बेचैनी से टहल रहे थे और निकोल अपने फोन पर क्लोई के जीपीएस सिग्नल को घूर रही थी। आधे घंटे से भी ज्यादा समय गुजर गया। आखिरकार रेडियो से क्लोई की आवाज सुनाई दी। मिस टिफनी होश में है, मैं उन्हें ऊपर लेकर आ रही हूँ। 10 मिनट और बीत गए। फिर आखिरकार ढलान के नीचे 2 परछाइयां दिखाई दीं। क्लोई घायल लेकिन जीवित टिफनी को सहारा देकर वापस ऊपर ला रही थी। वॉकर फैमिली की आंखों में राहत के आंसू भर आए। टिफनी बच गई थी। क्लोई टिफनी को सहारा देकर ऊपर ला रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी वह टिफनी को मजबूती से संभाले हुए थी। टिफनी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसके माथे से खून बह रहा था और उसका बायां हाथ अस्वाभाविक कोण पर लटका हुआ था, जो साफ तौर पर गंभीर चोट का संकेत दे रहा था। टिफनी! मिसेस वॉकर दौड़कर आगे बढ़ीं और अपनी बेटी को गले लगाकर खुशी और राहत के आंसू बहाने लगीं। उसी समय रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई और तुरंत टिफनी की जांच शुरू कर दी। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार उसका बायां हाथ टूट गया था। शरीर पर कई सॉफ्ट टिश्यू कंट्यूजन्स थीं और उसे हल्का कंकशन हुआ था। उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस में ले जाया गया। मैं तुरंत क्लोई की तरफ बढ़ा और देखा कि उसकी पैंट पर एक बड़ा गहरा खून का धब्बा फैलता जा रहा था। वह लड़खड़ाई तो मैंने उसे संभाल लिया। क्लोई ने कमजोर सी मुस्कान दी। सर, मैं ठीक हूँ, चिंता मत कीजिए। लेकिन वाक्य पूरा होने से पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं फौरन उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। जब मैंने उसकी पैंट ऊपर की तो उसकी जांघ पर एक लंबा और गहरा घाव दिखाई दिया, जिससे लगातार खून बह रहा था। जल्दी इसे एम्बुलेंस तक ले जाओ, मैंने क्लोई को पकड़े हुए चिल्लाया। मेरी आवाज में ऐसी घबराहट और बेचैनी थी जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में शुरुआती इलाज के बाद डॉक्टर गंभीर चेहरे के साथ बाहर आए। डॉक्टर, वे दोनों कैसी हैं? मिसेस वॉकर ने घबरा कर पूछा। डॉक्टर ने कहा, मिस टिफनी की चोटें जानलेवा नहीं हैं, लेकिन मिस क्लोई ने बहुत ज्यादा खून खो दिया है। हॉस्पिटल में टाइप ए ब्लड की भारी कमी है और हमें किसी ऐसे डोनर की जरूरत है जो उसका रिलेटिव न हो। ब्लड की कमी? ऐसे समय में कैसे? मिसेस वॉकर घबरा गईं। क्या यहाँ किसी का ब्लड ग्रुप टाइप ए है? मिसेस वॉकर, विक्टोरिया और निकोल ने तुरंत कहा कि उनका ब्लड ग्रुप टाइप ए है। डॉक्टर ने जवाब दिया, हम पहले क्विक टेस्ट करेंगे। कुछ मिनट बाद रिपोर्ट डॉक्टर के हाथ में थी। उन्होंने हैरानी से रिपोर्ट देखी। यह अजीब है, आप सब मिस क्लोई के ब्लड रिलेटिव्स हैं। नियमों के अनुसार डायरेक्ट रिलेटिव्स एक दूसरे को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि रिजेक्शन का खतरा रहता है। तभी मैंने आगे बढ़कर कहा, मेरा ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। इमरजेंसी के लिए मेरा ब्लड ले लीजिए। मेरी बात इमरजेंसी रूम में गड़गड़ाहट की तरह गूंज गई। ईथन, तुमने क्या कहा? तुम RH नेगेटिव हो? विक्टोरिया स्तब्ध रह गई। हमारे पूरे परिवार का ब्लड टाइप। उसकी बात अधूरी रह गई, लेकिन सब समझ गए कि इसका क्या मतलब था। अचानक मिसेस वॉकर को कुछ याद आया और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। जब तुम पैदा हुए थे, हॉस्पिटल में एक मिक्सअप हुआ था। हमारी राइवल कंपनी ने दखल देकर बच्चों की अदला बदली कर दी थी। हमें हमेशा लगा कि बदला गया बच्चा एक लड़का था। हमने कभी इस पर दोबारा शक नहीं किया, लेकिन मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने शांतिपूर्वक एक फाइल निकालकर सामने रखी। उस साल के सर्वेलेंस रिकॉर्ड्स और स्टाफ ट्रांसफर लिस्ट्स सब इसमें हैं।
वॉकर फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारी राइवल्स मुझे ले गईं, बिना ये पुष्टि किए कि बच्चा लड़का है या लड़की। बाद में अपने अपराध को छिपाने के लिए उन्होंने डीएनए सैंपल्स तक बदल दिए, इसलिए रिपोर्ट में फैमिली मैच दिखा। मैंने क्लोई की तरफ देखा। असल वॉकर चाइल्ड क्लोई है। उन्होंने जानबूझकर उसे मेरी असिस्टेंट बनाकर भेजा ताकि वह पूरी जिंदगी एक सबॉर्डिनेट की तरह जीती रहे। इस खुलासे ने पूरे कमरे को भावनाओं के तूफान में डुबो दिया। मिसेस वॉकर ने हॉस्पिटल बेड पर बेहोश पड़ी क्लोई को देखा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बेटी, तुमने इतने सालों तक कितना सहा होगा। इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन के बाद आखिरकार क्लोई खतरे से बाहर आ गई और धीरे धीरे होश में आई। जब उसे अपनी असली पहचान का सच पता चला तो उसने बेड के आसपास खड़े परिवार को देखा। उसकी आंखें भावनाओं से लाल हो चुकी थीं। टिफनी, जिसका हाथ स्लिंग में था, क्लोई के पास झुक गई और रूंधे हुए गले से बोली, तो हम सच में एक परिवार हैं। क्लोई ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। टिफनी, जो बीत गया वह बीत गया। अगले कुछ दिनों तक वॉकर फैमिली बारी बारी से टिफनी और क्लोई की देखभाल करती रही। दूसरी तरफ राइवल कंपनी की पूरी साजिश उजागर हो चुकी थी। मिस्टर वॉकर गुस्से से अकबूला थे। जिसने भी मेरे परिवार को छुआ है उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। उनकी सारी क्रेडिट लाइंस तुरंत बंद कर दो। मैं चाहता हूं कि 1 महीने के भीतर वे बैंक्रप्सी लिक्विडेशन में पहुंच जाएं। कुछ दिनों बाद दोनों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। घर लौटते समय धूप चमक रही थी। कार में बैठी टिफनी ने क्लोई की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं अब कभी स्ट्रीट रेसिंग नहीं करूंगी। सच कहूं तो मलहॉलैंड ड्राइव की क्वीन बनने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि तुम मेरी बहन हो। वॉकर मैंशन लौटने के बाद सब कुछ फिर से पहले जैसा गर्मजोशी भरा हो गया, लेकिन इस बार परिवार में एक नई खुशी थी। क्लोई आधिकारिक रूप से वॉकर फैमिली की बेटी बन गई थी और आखिरकार उसे अपना असली घर मिल गया था। मैं अब भी वही शांत ईथन था, लेकिन जब भी मैं अपने परिवार को देखता, मेरी आंखों में पहले से अलग एक गर्माहट दिखाई देती। मिसेस वॉकर ने अपनी दोनों बेटियों की सुरक्षित वापसी और पूरे परिवार के पुनर्मिलन की खुशी में एक भव्य दावत तैयार की। डिनर टेबल पर हमेशा की तरह चंचल टिफनी लगातार क्लोई से सवाल पूछ रही थी। विक्टोरिया और निकोल भी अपनी वर्षों से बिछड़ी बहन पर भरपूर प्यार लुटा रही थीं। कुछ महीनों बाद वॉकर मैंशन के बगीचे में गार्डीनियास पूरी तरह खिल चुके थे और उनकी मीठी खुशबू हवा में फैली हुई थी। मैं पत्थर की एक बेंच पर बैठा था और दूर क्लोई को मिसेस वॉकर के साथ फूलों की छंटाई करते देख रहा था। साधारण ड्रेस पहने हुए, जिस तरह उसकी उंगलियां फूलों की पंखुड़ियों को छू रही थीं, वह किसी शांत चित्र की तरह सुंदर लग रहा था। इथन, कुछ ठंडा पी लो, ये ताज़ा निकाला हुआ वाटरमेलन जूस है। विक्टोरिया 2 गिलास लेकर मेरे पास आई और एक मुझे थमा दिया। उसकी हर हरकत में कोमलता थी और उसकी आंखों में चिंता और स्नेह का संतुलित मिश्रण दिखाई देता था। मुलहॉलैंड ड्राइव वाली रात के बाद जब मैंने टिफनी की लोकेशन निकाली थी और हॉस्पिटल में क्लोई को इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया था, तब से उसका मेरे प्रति व्यवहार बदल गया था। अब वह केवल बड़ी बहन की तरह मुझे दुलारने वाली नहीं रही थी। उसके व्यवहार में सम्मान और एक ऐसी कोमल भावना शामिल हो गई थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मैंने गिलास लिया और धन्यवाद कहा। अभी मैंने एक घूंट ही लिया था कि टिफनी हाथ में नया गेम कंट्रोलर लिए दौड़ती हुई आ गई। ईथन, मेरे साथ कुछ राउंड्स खेलो ना। उसका टूटा हुआ हाथ पूरी तरह ठीक हो चुका था और उसका स्वभाव भी पहले जैसा ही जीवंत था, लेकिन अब जब वह मेरी तरफ देखती तो बड़ी बहन वाला हुक्म चलाने का अंदाज गायब हो चुका था। उसकी जगह एक हल्की सी शर्म और संकोच दिखाई देता था। पास की बेंच पर बैठी निकोल अपने लैपटॉप पर माउंटेन रेस्क्यू रूट का नया ऑप्टिमाइज्ड प्लान देख रही थी। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, ईथन, जरा ये देखो, पिछली बार जो फॉल्ट ट्रैजेक्टरी डेटा तुमने कैलकुलेट किया था वह बहुत काम आया। मैंने उसमें कुछ और सुधार किए हैं, शायद भविष्य में इससे और लोगों की जान बच सके। उसकी आवाज नरम थी और उसकी आंखों में साफ प्रशंसा झलक रही थी। तभी मुझे पूरी तरह समझ आ गया कि वॉकर परिवार की तीनों बहनें मेरे प्रति क्या महसूस करती थीं। ये भावनाएं मुलहॉलैंड ड्राइव की उस जानलेवा रात से जन्मी थीं, उस समय से जब हमने एक दूसरे का सहारा बनकर मुश्किलों का सामना किया था। इनका ब्लड रिलेशन या सोशल स्टेटस से कोई संबंध नहीं था, यह सिर्फ सच्चा लगाव था। लेकिन मेरा दिल पहले ही क्लोई का हो चुका था। जिस तरह उसने अपनी जान जोखिम में डालकर टिफनी को बचाया था और फिर हॉस्पिटल में जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ी थी, उसकी बहादुरी और कोमलता मेरी आत्मा में गहराई से बस चुकी थी। शायद क्लोई ने भी माहौल में बदलाव महसूस कर लिया था। वह मुस्कुराते हुए हमारे पास आई और हाथ में ताज़ा कटा हुआ आम लेकर बोली, ईथन, इसे चखो, अभी अभी काटा है। उसने आम का टुकड़ा मेरे होंठों के पास बढ़ाया। उसकी आंखों में बहते झरने जैसी साफ कोमलता थी, जिसमें केवल हम दोनों के बीच की समझ झलक रही थी। विक्टोरिया ने हमें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्लोई, अब तुम वॉकर फैमिली का सबसे कीमती खजाना हो। अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो हम तीनों उसे कभी माफ नहीं करेंगे। सुनहरी धूप पूरे बगीचे पर बिखरी हुई थी। घास पर मेरी और क्लोए की लंबी परछाइयां एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही थीं। समय शांति से आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते कई महीने गुजर गए। जिन भावनाओं को कभी दबाने की कोशिश की गई थी
वे फिर से धीरे धीरे सतह पर आने लगीं। वे खुलकर व्यक्त नहीं होती थीं, लेकिन फिर भी सबके लिए स्पष्ट थीं। विक्टोरिया पहले की तरह ही शांत और सौम्य रही, लेकिन मेरे लिए उसकी चिंता और भी गहरी होती गई। जब भी मैं और क्लोई वॉकर मैंशन आते, तो डाइनिंग टेबल पर मेरा पसंदीदा वाटरमेलन जूस पहले से रखा होता। स्टडी रूम में वे फाइनेंशियल मैगजीन्स मौजूद रहती, जिनमें मेरी रुचि थी। कभी कभी जब मैं और मिस्टर वॉकर बिजनेस पर चर्चा करते, तो विक्टोरिया पास बैठी रहती, सही समय पर पानी का गिलास बढ़ा देती, या जब मैं किसी विचार में उलझ जाता तो धीरे से कोई महत्वपूर्ण जानकारी बता देती। एक बार मैंने यूं ही कहा था कि मुझे हैंडमेड वुडन ऑर्नामेंट्स पसंद हैं। कुछ समय बाद मेरे बुक शेल्फ पर एक अनोखी लकड़ी की नक्काशी दिखाई दी। विक्टोरिया ने सहज स्वर में कहा, शॉपिंग करते समय देखा था, अलग लगी, इसलिए खरीद ली। अगर पसंद हो तो रख लेना। लेकिन उसकी आंखों में एक क्षण के लिए उभरी उम्मीद मैंने साफ देख ली थी। मैं सब समझ गया था, फिर भी मैं केवल मुस्कुराकर उसका धन्यवाद कर सका और वह ऑर्नामेंट क्लोई को दे दिया। क्लोई उसे हाथों में लेकर खुशी से देखने लगी। ये देखकर विक्टोरिया की आंखें एक पल के लिए बुझ सी गईं, लेकिन उसने तुरंत अपनी कोमल मुस्कान वापस पहन ली। दूसरी तरफ टिफनी का तरीका कहीं ज्यादा सीधा था, हालांकि वह भी अपनी सीमाएं जानती थी। अब वह सिर्फ वीडियो गेम्स खेलने के लिए नहीं बुलाती थी, वह मुझसे अकेले मिलने के नए नए बहाने ढूंढती रहती थी। एक दिन उसने कहा कि एक नया ई स्पोर्ट्स अरीना खुला है, जहां का इक्विपमेंट बेहद शानदार है, और वह चाहती है कि मैं उसके साथ उसे जाकर आजमाऊं। अगले दिन टिफनी ने कहा कि वह ड्राइविंग सीखना चाहती है, और उसने मुझे अपना इंस्ट्रक्टर बनने के लिए कहा। हर बार जब हम मिलते, वह खास तौर पर तैयार होकर आती और पहले से कहीं ज्यादा बातूनी हो जाती। वह उत्साह से अपनी जिंदगी की मजेदार बातें सुनाती, या जब मैं गाड़ी चला रहा होता तो चुपके चुपके मेरी तरफ देखती। उसकी आंखों में वह स्नेह साफ दिखाई देता था, जिसे वह छिपा नहीं पाती थी। एक बार ड्राइविंग प्रैक्टिस के दौरान हम एक डिजर्ट शॉप के पास से गुजरे। उसने जिद करके मुझे अंदर ले गई और आइसक्रीम खरीदते समय खास तौर पर मेरा पसंदीदा फ्लेवर चॉकलेट चुना। जब उसने मुझे आइसक्रीम थमाई तो उसकी उंगलियां हल्की गर्म थीं। यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी है, तुम्हें जरूर चखनी चाहिए। मैंने आइसक्रीम ली, उसके गालों पर उभरती लालिमा देखी और केवल अनजान बनने का नाटक कर सका। मैंने मुस्कुराकर ड्राइविंग टेक्निक्स पर बात शुरू कर दी और जानबूझकर उसकी आंखों में छिपी भावनाओं से बचता रहा। दूसरी ओर निकोल अब भी शांत और संयमित थी। उसकी भावनाएं उसकी प्रोफेशनलिज्म और बारीकी से किए गए कामों में छिपी रहती थीं। माउंटेन रेस्क्यू रूट ऑप्टिमाइजेशन के बाद से वह अक्सर काम के सिलसिले में मुझसे मिलने आती। वह मुझे नए रूट डेटा भेजती और कैलकुलेशंस वाले हिस्सों में मेरी मदद मांगती। कभी कभी वह मेरे ऑफिस के पास वाले कॉफी शॉप में भी आ जाती और हम उसके लैपटॉप पर बैठकर घंटों लॉजिक और डेटा पर चर्चा करते। काम की बात करते समय उसकी नजरें केंद्रित रहतीं और उसकी बातें स्पष्ट और व्यवस्थित होतीं। लेकिन बातचीत के बीच आने वाले छोटे छोटे विरामों में जब उसकी नजरें मुझ पर ठहरतीं, तब उनमें एक बेहद हल्की कोमलता दिखाई देती थी। एक शाम हम देर तक काम करते रहे और बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। उसने अपने बैग से एक अम्ब्रेला निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बारिश ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हें भीगना नहीं चाहिए। मैंने देखा कि अम्ब्रेला का मैट फिनिश हैंडल बिल्कुल वैसा था जैसा मुझे पसंद था। साफ था कि उसने यह खास मेरे लिए चुना था। मैंने अम्ब्रेला लेकर धीरे से धन्यवाद कहा, लेकिन जैसे ही मुड़ा मैंने देखा कि क्लोई थोड़ी दूरी पर अपना अम्ब्रेला लिए मेरा इंतजार कर रही थी। मैं तुरंत उसकी तरफ बढ़ गया, निकोल का अम्ब्रेला बंद किया, क्लोई का अम्ब्रेला पकड़ लिया और स्वाभाविक रूप से उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। निकोल वहीं खड़ी रही और हमें दूर जाते हुए देखती रही। धीरे धीरे उसने अपना लैपटॉप बंद किया और उसके होंठों पर मौजूद मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। तीनों बहनों की भावनाएं बिल्कुल सच्ची थीं। उनमें न कोई बुराई थी और न ही किसी तरह की प्रतिद्वंद्विता। वे केवल अलग अलग तरीकों से उस स्नेह को व्यक्त कर रही थीं जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उनकी यह संयमित कोशिश मुझे पर्याप्त जगह देती थी, जिससे मैं असहज या दबाव में महसूस नहीं करता था। लेकिन मेरे दिल का जवाब कभी नहीं बदला। क्लोई की छवि बहुत पहले ही मेरे हर विचार में बस चुकी थी। उन तीनों की हर दयालुता केवल मेरे मन में क्लोई के लिए मौजूद प्रेम को और स्पष्ट करती थी। क्लोई, जो बेहद समझदार थी, स्वाभाविक रूप से अपनी तीनों बहनों के बदलते व्यवहार को महसूस कर चुकी थी, लेकिन उसने कभी असुरक्षा या शक नहीं दिखाया। वह हमेशा की तरह शांत और सौम्य बनी रही। जब विक्टोरिया मेरे लिए कुछ खास तैयार करती तो क्लोई मुस्कुराकर उसे स्वीकार करती और उसकी सोच की दिल से प्रशंसा करती। जब टिफनी मुझे ई स्पोर्ट्स अरीना या ड्राइविंग प्रैक्टिस के लिए ले जाती तो क्लोई मुझे सावधान रहने की याद दिलाती और बाद में हमारी बातें बड़े उत्साह से सुनती। जब मैं और निकोल काम पर चर्चा करते तो वह पास बैठकर किताब पढ़ती या हमारे लिए चाय तैयार करती। एक बार जब मैं और क्लोई अकेले थे, उसने धीरे से पूछा, ईथन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी बहनें हाल में तुम्हारे प्रति थोड़ा अलग व्यवहार कर रही हैं? मैंने उसका हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, हमेशा से सिर्फ तुम। क्लोई की आंखों में एक गर्म मुस्कान चमक उठी। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और धीरे से कहा,
मुझे पता है, मुझे तुम पर भरोसा है। अगले दिन मैंने पहले से क्लोई के साथ एक योजना बनाई और उसे कार में लेकर काउंटी क्लर्क्स ऑफिस पहुंचा। पैसेंजर सीट पर बैठी क्लोई बाहर के गुजरते दृश्यों को उत्सुकता से देख रही थी। उसने धीरे से पूछा, ईथन, हम यहाँ क्या करने आए हैं? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली की हल्की ठंडक महसूस करते हुए मैंने गंभीर और दृढ़ स्वर में कहा, मैं हमारे नाम बदलना चाहता हूँ। क्लोई एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी लंबी पलकें तितली के पंखों की तरह फड़फड़ाईं। नाम बदलना? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, मैंने सिर हिलाया। मेरी आवाज कोमल लेकिन अटल थी। तुम वॉकर फैमिली की बेटी हो, इसलिए तुम्हें उनका नाम मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम क्लोई वॉकर बनो, इस परिवार का आधिकारिक हिस्सा बनो, और मैं अपना सरनेम छोड़ना चाहता हूँ। आगे से मैं सिर्फ ईथन रहूंगा, बस तुम्हारा ईथन, जो पूरी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें सुरक्षित रखे, बिना किसी और डिस्ट्रैक्शन के। यह सुनते ही क्लोई की आंखें लाल हो गईं, आंसू उमड़ आए, लेकिन उसके चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कान फैल गई। उसने जोर से सिर हिलाया और भावनाओं से भरी आवाज में कहा, मैं आपकी बात मानूंगी ईथन। आज से मैं क्लोई वॉकर हूँ और हमेशा सिर्फ आपकी क्लोई वॉकर रहूंगी। नाम बदलने की प्रक्रिया बेहद आसान रही। जैसे ही उसे अपना नया आईडी मिला, क्लोई ने उसे सावधानी से हाथों में थाम लिया। उसकी उंगलियां बार बार उस नाम क्लोई वॉकर पर फिरती रहीं और उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। ऑफिस की खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी आंख के पास का ब्यूटी मार्क और भी उभर कर दिखाई दे रहा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर हल्का सा चुंबन रखा। मेरी पूरी जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारी है। जब हमारे नाम बदलने की खबर वॉकर परिवार तक पहुंची तो मिसेस वॉकर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने क्लोई का हाथ थामकर प्यार से सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्लोई वॉकर, कितना सुंदर नाम है, हमारी बेटी पर बिल्कुल झंझता है। मिस्टर वॉकर ने भी सहमति में सिर हिलाया और मेरी तरफ देखकर कहा, हाँ ईथन, तुमने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। अब से तुम्हें क्लोई का अच्छे से ख्याल रखना होगा। डैड, चिंता मत कीजिए, मैं रखूंगा। हालांकि तीनों बहनों की प्रतिक्रिया कुछ अलग थी। विक्टोरिया हमें देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में निराशा की एक झलक भी दिखाई दी। उसने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और धीरे से बोली, क्लोई, ईथन, बधाई हो। नाम बदलना अच्छी बात है, बस अब मुझे तुम्हें क्लोई वॉकर कहने की आदत डालनी होगी। ये कहते हुए उसने चोरी से मेरी तरफ देखा, लेकिन अपनी आंखों में छिपे दुख को पूरी तरह नहीं छिपा सकी। निकोल ने भी धीमी आवाज में कहा, इसका मतलब बहुत सुंदर है, मैं तुम दोनों के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन उसकी गोद में रखा हाथ धीरे से मुट्ठी में बदल गया। मैं जानता था कि वे पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पाई थीं। मुझे एक साफ सीमा खींचनी थी ताकि क्लोई के विश्वास का सम्मान कर सकूं और तीनों बहनों को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले। उस सप्ताहांत वॉकर परिवार ने एक डिनर पार्टी रखी। बगीचा रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था और गार्डीनिया की शाखाओं पर लाल लालटेन लटक रही थीं, जो पूरे आंगन में गर्म रोशनी बिखेर रही थीं। मिस्टर वॉकर ने अपना गिलास उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने सबको दो कारणों से बुलाया है। पहला, क्लोई और ईथन के नाम परिवर्तन का जश्न मनाने के लिए, और दूसरा, पूरे परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के लिए। सबने अपने गिलास उठाए। क्रिस्टल के गिलासों की टकराहट, हंसी और खुशियों भरी बातचीत पूरे बगीचे में गूंज उठी। डिनर के बीच में मैंने अपना गिलास नीचे रखा, गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। बड़ों और बहनों, मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। सभी की निगाहें मेरी ओर मुड़ गईं। मेरे पास बैठी क्लोई ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में उलझन और उत्सुकता दोनों थीं। मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां थोड़ी ठंडी थीं, लेकिन उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे मुझे हिम्मत दे रही हो। मेरी नजर वहां मौजूद सभी लोगों पर घूमी और आखिरकार तीनों बहनों पर आकर ठहर गईं। बहनों, आपने मुझे जो प्यार, देखभाल और अपनापन दिया है, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। हमारी पहली उलझी हुई मुलाकात से लेकर आज तक साथ बिताए हर पल में मैंने आपकी दयालुता, सच्चाई और कोमलता को महसूस किया है। विक्टोरिया, आप हमेशा चुपचाप मेरी पसंद की चीजें तैयार करती थीं, और जब मैं और डैड बिजनेस की बात करते थे तब महत्वपूर्ण जानकारी भी याद दिलाती थीं। आपकी समझदारी और गरिमा ने मुझे परिवार की गर्माहट महसूस कराई। मैंने विक्टोरिया की ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास हल्का कांप रहा था। टिफनी, आपने मुझे बहुत सी नई चीजों से परिचित कराया। ई स्पोर्ट्स अरीना से लेकर ड्राइविंग प्रैक्टिस तक आपने मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां जोड़ी। आपकी ऊर्जा और सच्चाई छोटे सूरज की तरह है, जो अपने आसपास हर किसी को गर्माहट देती है। टिफनी ने सिर झुका लिया। उसकी लंबी पलकें उसकी भावनाओं को छिपा रही थीं और उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। निकोल, आप हमेशा प्रोफेशनल डिस्कशन का बहाना बनाकर मुझसे बातें करती थीं। मैं आपकी लगन और आपके सौम्य स्वभाव की बहुत प्रशंसा करता हूँ। निकोल ने अपने बालों को छूते हुए आंखों की नमी छिपाने की कोशिश की। मैं आप सभी का बेहद आभारी हूँ, मैंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। मेरे दिल में आप हमेशा क्लोए की प्यारी बहनें रहेंगी और हमेशा मेरी बहनें भी रहेंगी। मैं इस पारिवारिक रिश्ते को हमेशा संजो कर रखूंगा और मैं क्लोए का अच्छे से ख्याल रखूंगा।
ये कहने के बाद मैंने और देर नहीं की। मैंने अपनी जेब से एक वेलवेट बॉक्स निकाला, एक घुटने पर बैठ गया और उसे खोल दिया। उसके अंदर एक साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत डायमंड रिंग रखी थी। उसका हीरा नरम लेकिन स्थिर रोशनी में चमक रहा था। मैंने ये रिंग खास तौर पर बनवाई है। इसके अंदर हमारे इनिशियल्स उकेरे गए हैं, जो हमारे अटूट बंधन का प्रतीक हैं। मैंने सिर उठाकर क्लोई की ओर देखा। मेरी आंखें प्रेम से भरी हुई थीं। क्लोई, इतने सालों तक तुम्हारे साथ रहने के बाद मैं सोचता था कि तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं सिर्फ लंबे साथ से बनी एक आदत हैं, लेकिन जब तुम घायल हुई थीं तब मुझे आखिरकार अपने दिल की सच्चाई समझ आई। मुझे पता चला कि मेरे पास कोई खूबसूरत या शानदार शब्द नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक दिल है जो अपनी बाकी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। क्लोई, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्लोई पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। उसने जोर जोर से सिर हिलाया और भावनाओं से भरी कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं करूंगी। मैं खड़ा हुआ, प्यार से उसकी उंगली में रिंग पहनाई और फिर उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। उसका शरीर हल्का कांप रहा था, जबकि वह मेरी कमर को ऐसे पकड़े हुए थी जैसे खुद को पूरी तरह मुझ में समा देना चाहती हो। मिसेस वॉकर की आंखें पहले ही लाल हो चुकी थीं। उन्होंने मिस्टर वॉकर का हाथ थाम रखा था और बार बार कह रही थीं, यह बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। मिस्टर वॉकर ने भी राहत भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उन्होंने चुपके से अपनी आंखों के कोने पोंछे और कहा, हाँ, बच्चों की सारी कठिनाइयां आखिरकार खत्म हो गईं। अब हमारा परिवार सच में पूरा हो गया है। विक्टोरिया आगे आई और उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसके चेहरे पर सच्ची राहत और खुशी दिखाई दे रही थी। मैं तुम दोनों को हमेशा खुश रहने की शुभकामनाएं देती हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद विक्टोरिया, मैं क्लोई का हमेशा ख्याल रखूंगा। इसके बाद टिफनी भी आगे आई। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बिल्कुल सच्ची थी। ईथन, मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, उसने कहा और प्यार से क्लोई के गाल को हल्का सा दबा दिया। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दी। उनके बीच जो भी अनकही दीवारें थीं, वे मानो उसी पल पूरी तरह पिघल गईं। चिंता मत करो टिफनी, मैंने जवाब दिया। निकोल ने अपने चश्मे को हल्का सा ऊपर किया और शांत स्वर में कहा, ईथन, मैं तुम्हें खुशियों की शुभकामनाएं देती हूँ। आज से भी हम सब एक ही परिवार रहेंगे। उसकी आवाज अब भी कोमल थी, लेकिन उसमें शांति और सच्चे अपनत्व का एहसास साफ झलक रहा था। क्लोई और मैंने एक दूसरे की ओर देखा। हमारी आंखों में कृतज्ञता और खुशी भरी हुई थी। मैं जानता था कि तीनों बहनों ने अब सच में सब कुछ पीछे छोड़ दिया था और उनका आशीर्वाद पूरी तरह निष्कलंक और अनमोल था। अगले कुछ दिनों में हमने अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। क्लोई ने कहा कि उसका हमेशा से सपना था कि धूप से भरे खुले मैदान में एक लॉन वेडिंग हो, जहां चारों ओर फूलों की खुशबू फैली हो और दोस्तों व परिवार के आशीर्वाद उसके साथ हों। ठीक है, मैंने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया। तुम जो चाहोगी मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारी शादी अगले वसंत ऋतु में कंट्री साइड के एक प्राइवेट एस्टेट में तय हुई। वहां का विशाल लॉन बिल्कुल हरे वेलवेट कारपेट जैसा दिखाई देता था। उसके चारों ओर तरह तरह के फूल खिले हुए थे। चेरी ब्लॉसम्स, रोजेज और ट्यूलिप्स रंगों और खुशबुओं का अद्भुत संसार बना रहे थे। हमने लॉन के किनारे गार्डिनिया का एक विशेष हिस्सा भी लगवाया, जो वॉकर परिवार के बगीचे की याद और हमारे शुद्ध तथा स्थायी प्रेम का प्रतीक था। शादी की तैयारियों के दौरान तीनों बहनों ने स्वयं मदद करने की जिम्मेदारी ले ली। विक्टोरिया अपनी बारीकियों पर ध्यान देने वाली आदत के कारण पूरे वेडिंग स्केड्यूल और गेस्ट रिसेप्शन की जिम्मेदारी संभाल रही थी। वह हर छोटे से छोटे विवरण पर विचार करती थी। उसने व्यक्तिगत रूप से वेडिंग फेवर्स चुने और हर मेहमान की पसंद के अनुसार उन्हें कस्टमाइज करवाया। यहाँ तक कि उसने सीटिंग चार्ट को अनगिनत बार बदला ताकि हर मेहमान को सबसे आरामदायक अनुभव मिल सके। विक्टोरिया ने सबसे बेहतरीन फ्लोरिस्ट्स से संपर्क किया ताकि शादी के दिन फूल पूरी तरह ताज़ा, सुंदर और सुगंधित रहे। दूसरी ओर टिफनी अपनी ऊर्जा और उत्साह के साथ पूरे माहौल को जीवंत बनाने में लगी हुई थी। उसने रोमांटिक म्यूजिक में विशेषज्ञता रखने वाले बैंड को चुना और कई इंटरैक्टिव गेम्स तैयार किए ताकि सभी मेहमान समारोह का हिस्सा बन सकें और आनंद उठा सकें। उसने वेडिंग साइंस भी खुद डिजाइन किए, जिन पर प्यारे फॉन्ट्स और सुंदर इलस्ट्रेशंस बने हुए थे, जो पूरे आयोजन को एक गर्मजोशी भरा व्यक्तिगत स्पर्श दे रहे थे। निकोल ने अपनी डेटा एनालिसिस और कोऑर्डिनेशन की प्रतिभा का उपयोग करते हुए बजट और स्टाफ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। उसने हर संभावित समस्या के लिए कंटिंजेंसी प्लान्स तक तैयार कर रखे थे। डिटेल्ड स्प्रेडशीट्स में उसने हर खर्च को सावधानी से दर्ज किया और स्टाफ के कार्यों को तार्किक रूप से बांटा ताकि शादी के दिन किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। उन्हें इतनी मेहनत करते हुए देखकर क्लोई मेरे कंधे पर सिर रखकर धीरे से बोली, ईथन, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बहनें हमारे साथ हैं। मैंने उसे अपने करीब खींच लिया। हाँ, वे सभी बहुत अच्छे लोग हैं। हमें भविष्य में हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए। आखिरकार शादी का दिन आ गया। मौसम बिल्कुल परफेक्ट था। आसमान साफ और चमकीला था।
धूप नरम थी और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। पूरा एस्टेट उत्सव की सजावट से जगमगा रहा था और वातावरण में खुशियों की मिठास घुली हुई थी। मेहमान एक एक करके पहुंचने लगे। हर चेहरे पर मुस्कान और शुभकामनाएं थीं। मिस्टर और मिसेस वॉकर औपचारिक पोशाकों में सजे हुए हर मेहमान का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे। उनकी आंखों में छिपी खुशी को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तभी क्लोई दिखाई दी। उसने एक बिल्कुल सफेद वेडिंग गाउन पहन रखा था। उसका लंबा वेल उसके कंधों और सुंदर नेकलाइन के आसपास लहराता हुआ नीचे गिर रहा था। उसके हाथों में गार्डिनिया और सफेद रोजेस का बुके था। वह अपने पिता का हाथ थामे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसकी ड्रेस की लंबी ट्रेन लॉन पर ऐसे फैल रही थी जैसे हरी धरती पर कोई खिली हुई बर्फीली कमल की पंखुड़ी बिछ गई हो। उस पल मुझे लगा कि पूरी दुनिया की सारी सुंदरता एक ही व्यक्ति में सिमट कर मेरे सामने चली आ रही है। उसके चेहरे पर हल्का और नाजुक मेकअप सजा हुआ था। उसकी आंखें कोमल थीं, होठों पर शर्मीली लेकिन खुशियों से भरी मुस्कान थी और उसकी नजर सिर्फ मुझ पर टिकी हुई थी। लॉन पर बिछे लाल कारपेट पर गुलाबी फूलों की पंखुड़ियां फैली हुई थीं, जबकि बैंड धीमी और रोमांटिक वेडिंग मार्च बजा रहा था। धूप उसकी ओर पड़ रही थी, मानो उसे किसी पवित्र आभा से ढक रही हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरी नजरें उस पर टिकी थीं और मैं अपनी आंखें उससे हटा ही नहीं पा रहा था। मलहॉलैंड ड्राइव पर हमारी पहली मुलाकात से लेकर इस पल तक की अनगिनत यादें मेरे मन में चमकने लगीं। उसका साहस, उसकी कोमलता और उसका अटूट विश्वास मेरे दिल पर हमेशा के लिए अंकित हो चुके थे। मैं काले रंग के सलीकेदार सूट में खड़ा था और हाथों में सनफ्लावर्स का बुके थामे हुए था, जो उसका पसंदीदा फूल था और धूप तथा गर्मजोशी का प्रतीक माना जाता था। मिस्टर वॉकर ने क्लोई का हाथ मेरे हाथों में रखा और गंभीर लेकिन स्नेहपूर्ण आवाज में कहा, ईथन, क्लोए हमारे परिवार का वह खजाना है जो वर्षों बाद हमें वापस मिला। आज मैं उसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा और पूरी जिंदगी उससे प्यार करना होगा। मैंने क्लोई का हाथ मजबूती से थाम लिया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं करूंगा डैड। मैं अपनी पूरी जिंदगी उसकी रक्षा करने, उसका सम्मान करने और उससे प्यार करने में बिताऊंगा और मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर वॉकर संतुष्टि से मुस्कुराए और वापस जाकर मिसेस वॉकर के पास बैठ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे पर गहरी तृप्ति की मुस्कान उभर आई। तभी वेडिंग सेरेमनी शुरू हुई। ऑफिशिएंट हमारे सामने खड़ा हुआ और कोमल स्वर में पूछा, ईथन, क्या तुम क्लोई वॉकर को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो? सुख और दुख में, अमीरी और गरीबी में, बीमारी और स्वास्थ्य में अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ रहने का वचन देते हो? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, आई डू। मेरी आवाज साफ और दृढ़ थी। मेरी आंखें क्लोई की आंखों में देख रही थीं, जो मेरे लिए प्रेम से भरी हुई थीं। मैं जानता था कि ये दो शब्द केवल एक उत्तर नहीं थे, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए किया गया एक पवित्र वादा थे। फिर ऑफिशिएंट ने क्लोई की ओर मुड़कर पूछा, क्लोए वॉकर, क्या तुम ईथन को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हो? सुख दुख, अमीरी गरीबी, बीमारी स्वास्थ्य, हर परिस्थिति में उससे प्रेम करने और उसका साथ निभाने का वचन देती हो? क्लोई ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर शुद्ध खुशी की मुस्कान खिली हुई थी। उसने धीरे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, आई डू। उन दो साधारण शब्दों में जीवन भर की निष्ठा और समर्पण का भार समाया हुआ था। उसकी आंखों के कोने से एक आंसू निकला और उसके सफेद गाउन पर गिरा, जैसे कोई चमकता हुआ मोती। इसके बाद हमने रिंग्स का आदान प्रदान किया। मैंने धीरे से क्लोई की उंगली में रिंग पहनाई और उसने भी मेरे हाथ में रिंग पहना दी। जैसे ही हमारी उंगलियां एक दूसरे को छुईं, ऐसा लगा जैसे कोई गर्म और शांत ऊर्जा हमारे बीच बह गई हो। वह छोटी सी रिंग हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए जोड़ चुकी थी। ऑफिशिएंट मुस्कुराया और घोषणा की, अब मैं आप दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूँ। आपकी जिंदगी लंबी और खुशियों से भरी हो। उसके इतना कहते ही चारों ओर तालियों और खुशियों की आवाज गूंज उठी। रंग बिरंगे बलून्स आसमान की ओर उड़ गए और रंगीन स्ट्रीमर्स हवा में बिखरने लगे, जिससे पूरा एस्टेट उत्सव के रंग में डूब गया। मैं झुका और धीरे से क्लोई के होंठों को चूम लिया। उसके होंठ नरम और गर्म थे, जिनमें गार्डिनिया की हल्की सी खुशबू थी। उस पल ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। हमारे आसपास की हर चीज धुंधली पड़ गई और केवल हमारी धड़कनों और सांसों की आवाज ही बाकी रह गई। हमारी शादी के दूसरे साल एक दिन क्लोई मेरे पास आई। उसके हाथ में प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट थी और उसकी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थीं। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसने रिपोर्ट मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, ईथन, देखो, हमारे घर बच्चा आने वाला है। मैंने रिपोर्ट ली। कुछ पल के लिए मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। फिर अचानक ऐसी खुशी मेरे भीतर उमड़ पड़ी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया
सच में क्लोई, हम माता पिता बनने वाले हैं? वह मेरे सीने से लग गई और मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगी, जबकि उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। डॉक्टर ने कहा है कि 5 हफ्ते हो चुके हैं। ये खबर हमारे जीवन में किसी शांत झील में गिरते पत्थर की तरह थी, जिसने चारों ओर उत्साह और खुशियों की लहरें फैला दी। उसी दिन मिसेस वॉकर कई तरह के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स से भरे बैग लेकर हमारे घर पहुंच गईं। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्होंने तुरंत क्लोई का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें लाल हो रही थीं और वे बार बार क्लोई के चेहरे और उसके पेट की ओर देख रही थीं, जैसे उन्हें दुनिया का सबसे अनमोल खजाना मिल गया हो। मेरी प्यारी बच्ची, उन्होंने भावुक होकर कहा, यह तो सचमुच सबसे सुंदर खबर है। अब से तुम्हें अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। ज्यादा थकना बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा जो भी खाने या पीने का मन करे, मॉम खुद बना कर देगी। मिसेस वॉकर प्यार से क्लोई का हाथ थामे हुए बोलीं। उनके पीछे पीछे मिस्टर वॉकर भी आए। उनके हाथ में एक खूबसूरत लकड़ी का डिब्बा था, जिसमें उन्होंने खास तौर पर ढूंढकर लाया हुआ वाइल्ड जिनसेंग रखा था। उनकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन चेहरे पर छिपी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। क्लोई, अपनी ताकत बढ़ाओ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो सीधे अपने पिता को बताना। अगले ही दिन विक्टोरिया ने अपनी एनुअल लीव ले ली और सीधे हमारे घर पहुंच गई। वह अपने साथ प्रेगनेंसी से जुड़ी किताबों का ढेर लेकर आई थी। उसी दिन से उसने क्लोई के लिए रोज अलग अलग पौष्टिक भोजन बनाना शुरू कर दिया। मुस्कुराते हुए उसने घोषणा की, आज से मैं तुम्हारी फुल टाइम लॉजिस्टिक्स मैनेजर हूँ। उसने अपनी सुंदर हैंडराइटिंग में एक पूरी प्रेगनेंसी डाइट गाइड भी तैयार कर रखी थी। देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए यैम और मिलेट पॉरेज बनाया है। ये मॉर्निंग सिकनेस कम करने में मदद करेगा। क्लोई ने कटोरा हाथ में लिया और उसकी खुशबू महसूस करते हुए मुस्कुराई। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। विक्टोरिया तुरंत बोली, हाँ, लेकिन धीरे धीरे पीना, कहीं मुंह न जल जाए। गर्म पॉरेज का कटोरा हाथों में लिए क्लोई का दिल स्नेह और अपनापन महसूस कर रहा था। उसने भावुक होकर कहा, विक्टोरिया, तुम्हें मेरे लिए काम से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं थी। विक्टोरिया ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, पगली, इस समय तुम और बच्चा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। दूसरी तरफ टिफनी ने खुद को घर की एंटरटेनमेंट डायरेक्टर घोषित कर दिया। वीकेंड की सुबह वह ढेर सारी सीडीज और पिक्चर बुक्स लेकर हमारे घर आ धमकी। क्लोई, मैंने ढेर सारा सूदिंग प्रीनेटल म्यूजिक ढूंढा है और ये किताब भी देखो, बेबीज वंडरफुल वर्ल्ड। इसकी पिक्चर्स कितनी प्यारी हैं। चलो, हम दोनों मिलकर बच्चे को कहानियां सुनाते हैं। वह सोफा पर बैठकर पूरे जोश के साथ कहानी पढ़ने लगी। कभी जानवरों की आवाजें निकालती, कभी अलग अलग कैरेक्टर्स की नकल करती, जिससे क्लोई हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। हाँ हाँ टिफनी, तुम्हारी एक्टिंग तो सच में कमाल है, क्लोई हंसते हुए बोली। बच्चा जरूर तुम्हारी खुशी महसूस कर सकता होगा। टिफनी ने गर्व से ठुड्डी ऊंची कर ली। बिल्कुल, क्या तुम भूल गई कि मैं कॉलेज ड्रामा क्लब में थी? बच्चे की अर्ली एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। वहीं निकोल हमेशा की तरह कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रही थी। एक दिन उसने मुझे एक मोटी फाइल थमाई। प्रीनेटल चेकअप स्केड्यूल, फीटल मूवमेंट मॉनिटरिंग और प्रीनेटल योगा क्लासेस, सब कुछ इसमें मार्क किया हुआ है। मैंने नैनीज के रेज्यूमेज और पोस्टपार्टम केयर सेंटर्स की कंपैरिजन रिपोर्ट भी जोड़ दी है। अगर कुछ बदलना हो तो देख लेना। मैंने फाइल खोली। उसके अंदर मौजूद चार्ट्स और टेबल्स इतने व्यवस्थित थे कि देखकर मैं हैरान रह गया। तुम तो कमाल हो निकोल। तुमने तो फॉर्मूला मिल्क के डिसोल्यूशन रेट और अलग अलग डायपर्स की ब्रीथेबिलिटी तक लिख रखी है। निकोल के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। ये सब जरूरी है। बच्चे की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इन चीजों के बारे में पहले से सोचना पड़ता है। क्लोई की प्रेगनेंसी का पहला ट्राइमेस्टर ज्यादा कठिन नहीं था, लेकिन उसे अक्सर थकान और नींद महसूस होती थी। इसलिए मैंने अपने ज्यादातर गैर जरूरी काम कम कर दिए, ताकि हर दिन समय पर घर लौट सकूं और उसके साथ रह सकूं। हर रात मैं उसके पेट पर धीरे से सिर रखता और अंदर पल रही उस नन्ही सी जिंदगी की हल्की हलचल महसूस करने की कोशिश करता। मैं कल्पना करता कि हमारा बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है और हर दिन थोड़ा और बड़ा हो रहा है। क्लोई मुस्कुराते हुए मेरे बालों में उंगलियां फेरती और सपनों से भरी आंखों से पूछती, ईथन, तुम्हें क्या लगता है, बच्चा ज्यादा तुम्हारी तरह होगा या मेरी तरह? मैं उसका हाथ पकड़कर उसकी हथेली से अपना चेहरा सटा देता। मैं चाहता हूं कि बच्चा तुम्हारी तरह हो, कोमल और दयालु, और अगर उसकी आंखें तुम्हारी जैसी हुईं तो वह बहुत सुंदर होगा। क्लोई की आंखें मुस्कुराहट से सिकुड़ गईं। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसे और भी कोमल बना रही थी। और मैं चाहती हूं कि बच्चा तुम्हारी तरह हो, उसने धीरे से कहा, बहादुर और जिम्मेदार, ताकि वह भविष्य में खुद की रक्षा कर सके। समय बीतता गया और क्लोई का पेट धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसके लिए चलना फिरना पहले से कठिन होने लगा। रात में अक्सर पीठ दर्द की वजह से उसे नींद नहीं आती थी। ऐसे समय में मैं उसके साथ जागता रहता, उसकी पीठ की मालिश करता और उसे आरामदायक स्थिति में लेटने में मदद करता। एक रात उसने आह भरते हुए कहा, ईथन, तुम्हें मेरे साथ जागने की जरूरत नहीं है, कल तुम्हें काम पर भी जाना है।
मैंने सिर हिलाया और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं। जब तुम तकलीफ में हो तो मैं कैसे सो सकता हूँ? और सच कहूँ तो तुम्हारे और बच्चे के साथ रहना ही मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है। कभी कभी उसे देर रात पुराने ऑल नाइट डाइनर के वॉन्टन्स खाने का मन करता, तब मैं तुरंत कोट पहनकर बाहर निकल जाता और गर्म सूप लेकर लौटता। उसे संतुष्टि से खाते हुए देखना मुझे खुद खाने से भी ज्यादा खुशी देता था। कैसा है? मैं पूछता। अगर कम है तो मैं और लेकर आ सकता हूँ। क्लोई मुस्कुराकर सिर हिला देती। उसकी आंखों में भरोसा और अपनापन भरा होता। बहुत स्वादिष्ट है। जो वॉन्टन्स तुम लाते हो उनका स्वाद हमेशा सबसे अच्छा होता है। मैं जानता था कि आगे का रास्ता लंबा है और शायद उसमें कई तूफान भी आएंगे, लेकिन जब तक मेरे साथ वे दोनों हैं और यह प्यार से भरा परिवार मेरे आसपास है, तब तक मेरे पास हर मुश्किल का सामना करने का साहस रहेगा। यह खुशी जो प्रेम और अपनापन से बुनी गई थी, हमारे आंगन के गार्डनिया फूलों की तरह हर साल महकती रहेगी और हमारी बाकी पूरी जिंदगी के हर दिन को गर्माहट से भरती रहेगी।